अध्याय 811 पिछले मुद्दों का समाधान। 3 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझती हूँ। एग्नेस की आंखों में क्रोध की अभिव्यक्ति कम हो गई और उसके चेहरे पर एक क्रूर ठंड दिखाई दी। तो आप सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, आप फंस गए हैं। उस स्थिति में मैं आपको बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करूंगा। परसेफोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या मतलब है तुम्हारा? हम इसे पुराने ढंग से करेंगे। हम मरते दम तक लड़ेंगे और हारने वाला विजेता की दया पर होगा। बेशक विक्टर हस्तक्षेप नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे पति को नहीं जानता? जब आप हारने वाले होंगे तो विक्टर हस्तक्षेप करेगा और भले ही आपको वह कार्य पसंद ना आए, वह आपको एक तहखाने में बंद कर देगा, तब तक आपका लाड़ प्यार करेगा जब तक आप अपनी शिकायतें भूल नहीं जाते। और एफ्रोडाइट के पति के रूप में, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह अस्तित्व में सबसे अधिक तर्कसंगत, ठंडी और भावनाहीन महिला को एक ऐसे व्यक्ति में बदलने में सक्षम है जो सब कुछ भूल जाता है और केवल उसके लाड़ प्यार पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्नेस के पास परसेफोन की बात को नकारने के लिए कोई शब्द नहीं था, इसलिए उसने समर्थन के लिए विक्टर की ओर देखा। दुर्भाग्यवश वास्तविकता कभी कभी निराशाजनक होती थी। वह सही कह रही है, तुम्हें मालूम है। विक्टर बोला। हे भगवान, विक्टर, क्या तुम यहां मेरा साथ दे सकते हो? एग्नेस ने हताश होकर कहा। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे हार जाऊंगी? हाँ, तुम हार जाओगे। जवाब तुरंत मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक, एक बात जो मैं स्वीकार कर सकता हूं, वह यह है कि पहले के विपरीत, वह वास्तव में अधिक मजबूत हो गई है और एक महिला के रूप में पूरी तरह से बदल गई है। वह अब इस देवमंडल के आदि देवताओं के बराबर है। एग्नेस ने विक्टर की बात सुनकर गहरी सांस ली। हाँ, वह मजबूत थी, लेकिन उसे यह भरोसा नहीं था कि वह एक आदिम देवी से लड़कर विजयी हो सकती है। वह विक्टर जैसी कोई असामान्य महिला नहीं थी। अगर वह मेरे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बिना लड़ती है, यहां तक कि फफनेर की तलवार में नए बदलाव के साथ भी, तो आप हार जाएंगे। विक्टर के सत्य वचनों के सामने एग्नेस केवल चुप रह सकी। परसेफोन ने अपने हाव भाव पर काबू पाया और खुद को मुस्कुराने से रोका। एग्नेस के निराश हाव भाव को देखकर विक्टर ने आह भरी, गलत मत समझो, एग्नेस। मैं ये तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बस हकीकत है। अब केवल जीन, रोज और स्कैथ ही परसेफोन के खिलाफ उसके अपने इलाके में खड़ी हो सकती है। जीन स्पष्ट है, मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों। स्कैथा और रोज ग्रैंड मास्टर हैं और अवधारणाओं को तोड़ सकते हैं। यहां तक कि अगर परसेफोन किसी तरह उन्हें घेर भी लेती है, तो वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को आसानी से काट सकते हैं। यदि आप परसेफोन से लड़ेंगे तो आपको केवल हार का सामना करना पड़ेगा, इस मामले में तो वह मौत ही होगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक मूर्खतापूर्ण द्वंद्व युद्ध में मरने दूंगा, तो आप गलत आदमी को देख रहे हैं। मैं तुम्हें 10,000 बार हवेली में बंद कर दूंगा और तब तक लाड़ प्यार करूंगा जब तक कि तुम सब कुछ भूल न जाओ और फिर कभी मरने के बारे में न सोचो। एग्नेस को कई तरह की भावनाएं महसूस हुई, गुस्सा, मिठास, विक्टर की जुनूनी निगाहों से सिहरन, और हल्का सा शर्मिंदगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने कहा, तुम नरक के राजा हो, विक्टर, तुम मुझे वापस ला सकते हो। एग्नेस, जब तुम मरती हो तो हमेशा कुछ न कुछ खोती हो। विक्टर ने बहुत गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एग्नेस ने मुश्किल से निगला जब उसने विक्टर की निगाहें देखी। और जिस क्षण तुम मरोगे, एक शक्तिशाली अलौकिक प्राणी के रूप में, तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहोगे। तुम्हारा न्याय आदिम प्राणियों द्वारा किया जाएगा और वहां तुम्हारी आत्मा को विभाजित और पुनर्चक्रित किया जाएगा। जो स्त्री नरक में निकलेगी वह आप नहीं होगी, बल्कि आपकी आत्मा के अंधकार में भाग वाली एक पूरी तरह से भिन्न स्त्री होगी। क्या तुम्हें लगता है कि यह जानकर मैं तुम्हें मरने दूंगा? एग्नेस चुप हो गई। बेशक वह उसे मरने नहीं देगा, अगर वह ऐसा करता है तो वह विक्टर नहीं होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उन्हें मारना चाहती हूँ। मैं उसे यातना देना चाहती हूँ। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं होऊंगी कि वह बिना प्रतिक्रिया के इसे स्वीकार कर ले। उसने परसेफोन की ओर इशारा किया। इसमें कोई संतुष्टि नहीं है।
ये जानना कि यह महिला उसे आसानी से हरा सकती है और विक्टर की उपस्थिति के कारण केवल मृत्यु को स्वीकार करेगी, अत्यंत अपमानजनक था। विक्टर ने पहले एग्नेस की ओर देखा, फिर परसेफोन की ओर। जब अंडरवर्ल्ड की देवी ने विक्टर की निगाह देखी तो उसने अपने कंधे उचका दिए। विक्टर ने आह भरी, ये वास्तव में पाखंडियों का दिखावा था, और वह भी उनमें से एक था। विक्टर को जितनी अधिक ताकत मिली, उसे उतना ही अधिक वास्तविकता का एहसास हुआ। हर अलौकिक प्राणी पाखंडियों का एक समूह है। वे औचित्य देते हैं, दावा करते हैं कि यह अधिक अच्छे के लिए है, लेकिन अंत में वे ही सबसे बड़े अत्याचार करते हैं। इसका एक उदाहरण परसेफोन और एग्नेस के बीच की स्थिति थी। दोनों स्त्रियां संत जैसी नहीं थी। एग्नेस एक भूतपूर्व भोगवादी थी जो अपनी मर्जी से काम करती थी। ये वही महिला थी जिसने एडोनिस का अपहरण किया था और उसका शोषण करते हुए उसे लंबे समय तक कैद में रखा था। हाँ, इस कृत्य से प्रेम का जन्म हुआ था, लेकिन ये कृत्य स्वयं समाप्त नहीं हुआ था। परसेफोन भी इससे अलग नहीं थी, और एक तरह से एफ्रोडाइट भी नहीं थी। अलौकिक दुनिया के नियमों के नजरिए से देखें तो एडोनिस गलत था क्योंकि वह कमजोर था। यदि वह काफी मजबूत होता, तो वह इग्निस और परसेफोन का विरोध कर सकता था। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत होता तो उसकी सुंदरता का शोषण नहीं किया जाता। इस वजह से विक्टर की भावनाएं इस स्थिति में ज्यादा स्थिर थीं। परसेफोन के लिए जो घृणा उसे महसूस हुई, वह उसकी अपनी कमजोरी से उपजी थी, और जब वह एक ड्रैगन में बदल गया, तो वह बेकार भावना बस उसके अपार गर्व के सामने गायब हो गई। गर्व है कि अतीत का वह आदमी अब वह नहीं रहा। आज वह अलग था, वह श्रेष्ठ था। वह इस बात को नकार नहीं सकता था कि यह भावना उसके लिए समय की बर्बादी थी। बेशक इस तरह से सोचने के बावजूद, वह इग्नेस या वायलट की नफरत को कम नहीं कर पाएगा, और चाहे वह कुछ भी सोचे, वह हमेशा उनके पक्ष में खड़ा रहेगा। विक्टर के दृष्टिकोण से दोनों महिलाएं काफी समान थीं। नैतिकता की बात करें तो विक्टर के समूह में एकमात्र व्यक्ति जो इसके बारे में बोल सकता था वह जीन थी। भले ही वह सबसे पुरानी जीवित प्राणियों में से एक थी, लेकिन उसने जानबूझकर किसी अन्य आत्मा को नुकसान पहुंचाने की संख्या बहुत कम थी। वह वास्तव में एक संत थी और अपने असाधारण चरित्र के कारण केवल वे ही यहाँ नैतिकता के बारे में बोल सकती थी। यह देखकर कि स्थिति आसानी से हल नहीं होगी, विक्टर ने एक निर्णय लिया। सिंहासन से उठते हुए उसने कहा, मेरे पीछे आओ। यह स्पष्ट था कि यह कोई अनुरोध नहीं था, बल्कि एक आदेश था। एक ऐसा आदेश जिसे किसी ने अस्वीकार नहीं किया। विक्टर महल के पीछे की ओर चला गया, विशेष रूप से अंधेरे पाताल के केंद्र की ओर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इस दिशा में। परसेफोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम कैसे जानते हो? ड्रैगन की आंखें, विक्टर ने उत्तर दिया जैसे कि इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया हो। ओह! पाताल लोक के हृदय में पहुंचने पर सभी ने एक विशाल क्षेत्र देखा जहां विभिन्न आत्माएं लगातार प्रवाहित हो रही थी। ये कौन सी जगह है? वायलट ने पूछा। अंडरवर्ल्ड का केंद्र, परसेफोन ने उत्तर दिया। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। केवल नियम, अंडरवर्ल्ड के राजा और रानी ही यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, एफ्रोडाइट ने अपनी दिव्य इंद्रियों से चारों ओर देखते हुए कहा। विक्टर ने अपनी आंखों से, जो हर चीज की सच्चाई को देखती है, उसके मूल को देखा। उसने अपने सामने मौजूद इस सिस्टम के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। अंडरवर्ल्ड का मूल कुछ और नहीं बल्कि आदिमों द्वारा आत्मा प्रणाली के काम करने के लिए बनाई गई चीज थी। विक्टर के नर्क में भी कुछ ऐसा ही था, और उसने जो देखा उससे पता चला कि दोनों मूल एक जैसे थे, बस उनमें अनुकूलन का अंतर था। अनुकूलन संबंधित नरक का परिदृश्य है। थानाटोस। विक्टर के पास एक छाया प्रकट हुई, और शीघ्र ही मृत्यु का देवता उसके पास आ खड़ा हुआ। थानाटोस ने कुछ सेकंड के लिए परसेफोन की तरफ देखा। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और फिर विक्टर की तरफ देखा। हाँ, महाराज। आप और परसेफोन मेरी कुछ सहायता करेंगे। तैयार हो जाओ। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और परसेफोन का अंडरवर्ल्ड से संपर्क फिर से जुड़ गया। फुशह है। परसेफोन की शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे एग्नेस और वायलट के चेहरे तनावग्रस्त हो गए। यहां तक कि एफ्रोडाइट को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। वह इतनी मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि विक्टर ने इसका इस तरह से विश्लेषण किया, एफ्रोडाइट ने सोचा। तुम क्या कर रही हो, औरत? अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखो, विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ,
परसेफोन ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। अचानक उसका कनेक्शन वापस आ जाने से वह खुद आश्चर्यचकित हो गई। परसेफोन की शक्ति स्थिर होने लगी और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि परसेफोन के आसपास दबाव अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था। इस दृश्य को देखकर एग्नेस और वायलेट के दांत निराशा से भर गए। यह उनके लिए इस बात का सबूत था कि देवी कितनी शक्तिशाली हो गई थी। आपकी शक्ति स्थिर नहीं है, विक्टर ने विश्लेषण किया। सामान्य स्थिति में लौटने में थोड़ा समय लगेगा, परसेफोन ने उत्तर दिया। विक्टर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें शासक के रूप में अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए 5 मिनट का समय देता हूं। उसके बाद आप मेरी कुछ मदद करेंगे। हाँ। परसेफोन और थानाटोस से कुछ ही दूर सिंहासन पर बैठे विक्टर ने देखा कि महिला खुद को तैयार कर रही है। उसे परसेफोन के शब्द याद आए और वह थोड़ा मुस्कुराया। वह वाकई एक अच्छी महिला बन गई है, जो पहले से बहुत अलग है। विक्टर को लगा कि कोई उसे चुटकी काट रहा है। उसने अपनी गोद में लेटी वायलेट की तरफ देखा। जब उसने उसकी बेजान निगाहों को देखा, तुम अभी क्या सोच रही हो? बताओ। तो उसकी मुस्कान बढ़ गई और उसने उसे चूम लिया। विक्टर ने कुछ सेकंड तक वायलेट के साथ खेल खेल में हाथापाई की, फिर खुद को दूर खींच लिया। वायलेट ने मुंह बनाया। मुझे ये पसंद नहीं है। तुम मुझे बस अपने साथ लाड़ प्यार करने दो और मैं तुम्हें तहखाने में बंद कर दूंगी। असंभव, तुम ही वहां बंद हो जाओगे। इसलिए मुझे इस स्थिति से नफरत है। तुम्हें एक शाकाहारी नायक होना चाहिए था जो मुझे जो चाहे करने देता है। कभी नहीं। वायलेट ने झुंझलाकर विक्टर को गले लगा लिया। वह अब लाड़ प्यार पाना चाहती थी, वह इस स्थिति से निपटना नहीं चाहती थी, जो कि पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई थी। वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन परसेफोन द्वारा इस बदले को आसानी से स्वीकार कर लेने से उसे घृणा हुई और वह बिना किसी प्रतिक्रिया के रह गई। उसे एक ऐसी महिला को मारने में खुशी नहीं होगी जिसने पहले ही अपनी मौत को स्वीकार कर लिया हो। वह उसे द्वंद्वयुद्ध के जरिए पीड़ा पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास इसके लिए ताकत नहीं है। परसेफोन ग्रीक अंडरवर्ल्ड की रानी थी, और वह एक शासक भी थी। पहले के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया था। अपने क्षेत्र में, वह यूनानी देवमंडल की प्रथम पीढ़ी के आदि देवताओं के समान स्तर पर थी। वह केवल मेरे प्रिय के कारण ही इतनी विनम्र है। अपने सिर पर स्पर्श महसूस करते ही वायलेट के विचार डगमगाने लगे। चिंता मत करो, मैं तुम सबको मजबूत बनने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम सब और मजबूत हो जाओ ताकि हम रात में खेल सकें। आखिरकार तुम मेरे साथ रात का मैच नहीं खेल पाओगे। इन शब्दों से वायलेट कांप उठी और एग्नेस तथा एफ्रोडाइट का ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित हुआ। उद्धरण चिन्ह। 1 मिनट रुको, यह नया है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक ड्रैगन हूं, याद है। और मैं सभी ड्रैगनों में सबसे ऊपर हूं। सबसे ऊपर रहने वालों में मैं सबसे असामान्य हूं। अब बहुत कम महिलाएं हैं जो मुझे संभाल सकती हैं, शायद केवल रॉक्सन, जलाद्रेक, एफ्रोडाइट और जीन ही ऐसा कर सकती हैं। एफ्रोडाइट को जब एहसास हुआ कि रात्रिकालीन गतिविधियां और भी अधिक तीव्र होने वाली हैं तो वह हल्के से मुस्कुराए। सोचो तो, मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी ड्रैगन के साथ नहीं रही। तैयारी तो करनी ही होगी। एफ्रोडाइट ने सोचा, यदि तुम में सहन करने की शक्ति नहीं आई तो मेरा शरीर तुम्हारा शरीर तोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। मूलतः आप कह रहे हैं कि आप मुझ पर तब तक नियंत्रण रखेंगे जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता, है ना? विक्टर को अभी भी वायलेट और नताशा की इस क्षमता पर आश्चर्य हो रहा था कि वे जो कुछ भी कहती थी उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती थी, फिर भी अंत में उसे अर्थपूर्ण बना देती थी। उद्धरण चिन्ह। असंभव। वायलेट के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। मैं ये करूंगी। मैं ये करूंगी। मैं पागलों की तरह प्रशिक्षण लूंगी और सबसे शक्तिशाली बनूंगी। वायलेट ने कभी भी मजबूत बनने के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प महसूस नहीं किया था। वायलेट की आंखों में चमकता दृढ़ संकल्प देखकर विक्टर को अजीब लगा। क्या मुझे शुरू से ही ऐसा नहीं करना चाहिए था? अब उसे मूर्खता महसूस हो रही थी। वह हमेशा लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए संघर्ष करता था। वे प्रेरित थीं, और उन्होंने हमेशा मजबूत बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प उसके और स्कैथा या हारुना की तरह असामान्य नहीं था।
विक्टर केवल व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा सका। अंत में यह सब 3 मूल प्रवृत्तियों पर वापस आता है, प्रजनन, भोजन और नींद। विक्टर, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? विक्टर ने जवाब दिया, इस स्थिति को खत्म करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ऐसा कैसे करेंगे? एडोनिस को वापस लाकर। वायलेट, एग्नेस, एफ्रोडाइट और परसेफोन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह संभव है? एग्नेस ने पूछा। हाँ। रुको रुको विक्टर, क्या मेरे पिता तुम्हारी आत्मा में विलीन नहीं हो रहे हैं? वह मूलतः तुम ही हो। हाँ, वह मेरा एक हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और आप उसे वापस लाने की योजना बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा को चकनाचूर कर देंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एफ्रोडाइट ने गुर्राहट के साथ कहा, उसकी आंखें नियोन गुलाबी रंग में चमक रही थी। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मुझे एडोनिस की परवाह नहीं है। तुम मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो, विक्टर। विक्टर धीरे से मुस्कुराया, उसने वायलेट को बर्फ के सिंहासन पर बिठाया और खड़ा हो गया। उसने प्रेम की देवी को गले लगा लिया। चिंता मत करो, मुझे भी आत्महत्या का शौक नहीं है, विक। एफ्रोडाइट ने उसे और कसकर गले लगा लिया। वायलेट ने अपने होंठ काटे और उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिय, कृपया ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें नुकसान हो। एग्नेस ने विक्टर का दूसरा हाथ पकड़ लिया, उसका हाव भाव वायलेट जैसा ही था। विक्टर, मैं अपने स्वार्थ के कारण तुम्हें दुखी होते देखना पसंद नहीं करूंगी। तीनों महिलाएं बहुत चिंतित थीं। कारण सरल था, वे विक्टर की क्षमता जानती थी कि वह उनके लिए कुछ भी कर सकता है। और जब वे कुछ भी कहते थे तो उसका मतलब सब कुछ होता था, यहां तक कि अपनी आत्मा को चकनाचूर करने का कार्य भी उनके लिए आसानी से किया जा सकता था। विक्टर ने मां और बेटी के सिर को सहलाया और बोला, जैसा कि मैंने कहा, मुझे आत्महत्या का शौक नहीं है। अपनी आत्मा को चकनाचूर करना खुद को मारने के बराबर होगा। मैं जो करने जा रहा हूं वह सिस्टम के कनेक्शन का उपयोग करके अतीत से एडोनिस को अस्थायी रूप से प्रक्षेपित करना है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम ये कैसे करोगे? इसे ठीक से समझाओ। जब तक मैं यह नहीं सुन लेती, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी, एफ्रोडाइट बोली। विक्टर ने सिर हिलाया। आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या तुम्हें पता है कि यह क्या है? यह एक ऐसा संग्रह है जो दावा करता है कि इसमें अतीत, वर्तमान या भविष्य में घटित सभी घटनाओं, विचारों, शब्दों, भावनाओं और इरादों का अभिलेख है, जो सभी प्राणियों और जीवन के रूपों के संदर्भ में है, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि देवताओं के लिए भी। मैंने मानव जगत में इसके बारे में पढ़ा है, एफ्रोडाइट ने कहा। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, विक्टर ने प्रभावित होकर कहा। विषय मत बदलो। हाँ हाँ, विक्टर ने एफ्रोडाइट के होठों को चूमा। सौंदर्य की देवी ने जब उसके स्नेहपूर्ण हाव भाव देखे तो मुंह बिचकाया। उसे लगता है कि इससे मेरा ध्यान भटक जाएगा। अगर वह ऐसा सोचता है तो वह बहुत गलत है। सरल तरीके से समझे तो आकाशीय अभिलेखों के समान ही एक स्थान कहीं अस्तित्व में है। विक्टर ने अपने सामने मौजूद गोले को देखते हुए कहा। वह गोले की ओर बढ़ा और अपने पंख फैला दिए। सब कुछ वहां संग्रहित है। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी आंखें और भी दूर तक देख सकती थी। और जब मैं सब कुछ कहता हूं तो मेरा मतलब सचमुच सब कुछ होता है। ब्रह्मांड की सभी घटनाएं उसी स्थान पर सुरक्षित हैं। विक्टर ने अपने हाथ को अपने सामने स्थित केंद्र की ओर बढ़ाया। और जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, वह न केवल नरक का केंद्र है, बल्कि यह संपूर्ण व्यवस्था का द्वार भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? केवल आदिम प्राणी ही इस प्रणाली के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप जानते हैं। एफ्रोडाइट बोली। यह थोड़ा गलत है। मैं ड्रैगन का पूर्वज हूं, एक ऐसी प्रजाति जो सृष्टि को नियंत्रित कर सकती है, और इस क्षमता के कारण मैं छोटे पैमाने पर सिस्टम तक पहुंच सकता हूं। मैं अपने अस्तित्व को एक लंगर के रूप में, परसेफोन के शासक अधिकार को एक द्वार के रूप में, और थानाटोस के अस्तित्व को मृत्यु के देवता के रूप में अतीत की प्रतिध्वनि की तलाश के लिए उपयोग करूंगा। इस संयोजन के साथ सिस्टम में जटिलताएं उत्पन्न नहीं होंगी। अतीत की प्रतिध्वनि, वायलेट ने पूछा। एक स्मृति, एक निशान, अतीत की एक प्रतिध्वनि। आप इसे विभिन्न नाम दे सकते हैं, और फिर भी कोई भी 100% सही नहीं होगा। इसे समझाने का सबसे सटीक तरीका ये होगा कि मैं एडोनिस के मेरे साथ विलय से पहले के रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करूंगा और उसे वास्तविकता में लाऊंगा।
और इससे पहले कि आप पूछें, नहीं, ये समय यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक रिकॉर्डिंग जैसा कुछ है। एक जीवंत, संवेदनशील रिकॉर्डिंग। विक्टर जो कह रहा था, उसे सुनकर सभी लोग अलग अलग स्तर पर असमंजस में थे। केवल थानाटोस और परसेफोन ही समझ पा रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, जब तक कि एफ्रोडाइट ने बोलकर उसे नहीं तोड़ा। बस, ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? एफ्रोडाइट बोली। वह कमोबेश समझ गई कि उसने क्या कहा, लेकिन फिर भी वह अनिश्चित महसूस कर रही थी। हाँ, विक्टर ने सिस्टम को देखना बंद कर दिया और सभी को देखा। शासक, मृत्यु के देवता सिस्टम का एक कोड हिस्सा है, इसलिए कोई अनियमितता नहीं होगी। बेशक, ऐसा करने के लिए आपको आत्माओं पर अत्यंत सटीक नियंत्रण और आत्मा से जुड़ाव की आवश्यकता होती है। अगर मैं पिशाचों का पूर्वज नहीं होता, तो ये कभी संभव नहीं होता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पिशाचों का पूर्वज होना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ ड्रैगन होना संभव नहीं है? परसेफोन ने पूछा। आपको पिशाचों के पूर्वज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पिशाचों के पूर्वज वास्तविकता में आकाशीय अभिलेखों के रूप में भी कार्य करते हैं। बेशक, ये बहुत छोटे पैमाने पर है और केवल आत्माओं तक ही सीमित है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर, डार्लिंग, वायलेट ने आह भरी। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो बस कुछ ही घंटों पहले विकसित हुए हो। जैसा कि मैंने कहा, मेरे प्रिय, अब मैं और अधिक चीजें देख सकता हूं। विक्टर की लाल बैंगनी आंखें चमक उठी। मैंने जिन चीजों के बारे में बात की, वे बुनियादी अवधारणाएं हैं जिन्हें मेरी समझ के स्तर वाला कोई भी व्यक्ति सिस्टम को देखकर समझ सकता है। वायलेट ने फिर आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस अपने आप को चोट मत पहुंचाना, ठीक है? तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक वैसे ही जैसे तुम मेरे लिए हो, मेरी जान। विक्टर मुस्कुराया। तुम क्या सोचते हो कि मैं ये सब करने की जहमत क्यों उठा रहा हूं? वह हंसा। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी मां के स्वार्थ के कारण अपने पिता से बात न करने का हमेशा अफसोस रहा है। विक्टर की बातें सुनकर एग्नेस घबरा गई। वायलेट ने सिर हिलाया और एक मधुर मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ओह, इससे मुझे काम करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलती है, विक्टर ने चिढ़ाते हुए कहा। वायलेट विक्टर के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। विक्टर ने वायलेट की आंखों में देखा। मैं तुम्हें इनाम दूंगी, भले ही तुम कुछ न करो। सभी लड़कियां इनाम देंगी। विक्टर ने अपनी भौं उठाए और अपनी आंखों के कोने से उसने एफ्रोडाइट को देखा और देवी के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान देखी। वह देवी को इतना अच्छी तरह जानता था कि उसे पता था कि अगर वह भी इसका इंतजार कर रही है, तो ये कुछ ऐसा होगा जिसका वह बहुत आनंद लेगा। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि मेरी महारानी कुछ योजना बना रही है। हाँ, मैं हूँ। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ। अब मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया हूँ, इसलिए मैं और अधिक काम करूंगा। विक्टर हंसा और पीछे हट गया। अरे, तुम दोनों मेरे साथ आओ। विक्टर गोले के सामने की ओर उड़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, परसेफोन, अपने अधिकार को इस क्षेत्र में लगाओ, और तुम भी, थानाटोस। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। समूह ने गोले के अलग अलग कोनों पर अपनी स्थिति बना ली और अपने हाथों को ओब की ओर इंगित किया। हाँ, अध्याय 812, अतीत की प्रतिध्वनि। एडोनिस को ऐसा महसूस हुआ मानो वह अस्तित्व से पूरी तरह अलग अंतरिक्ष में तैर रहा हो, या क्या यह उसकी अपनी चेतना थी जो उसके भीतर ही एकत्रित हो रही थी। इस स्तब्धावस्था में, जहां उसे पता नहीं था कि उसके भ्रमित मन में क्या चल रहा था, उसे आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी भी तरह से समझ में नहीं आ रही थी, उनकी ध्वनियां अत्यधिक विकृत थी, मानो लोग मोबाइल फोन पर बात कर रहे हों, लेकिन हस्तक्षेप बहुत अधिक था। अचानक उसके शरीर में बेचैनी छा गई। उसका शरीर भारी महसूस होने लगा और वह हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर उसकी पुकार का जवाब नहीं दे रहा था, वह अपने शरीर को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। एडोनिस के भीतर घबराहट बढ़ने लगी और सवाल उठने लगे। मैं कहाँ हूँ? क्या ये कोई सपना है? ऐसे विचार तुरंत खारिज हो गए। वह सपना नहीं देखता था, और जब देखता था, तो वह भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में होता था। शायद ये भविष्य में घटने वाली घटनाओं में से एक थी।
लेकिन ये भावना बिल्कुल अलग थी, और सहज रूप से उसे लगा कि यह उत्तर गलत था। इन धुंधले विचारों में, जहां अजीब आवाज तेज और अधिक अस्पष्ट होने लगी, एक भयावह विचार उसके दिमाग में आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या परसेफोन का अभिशाप मेरी अपेक्षा से भी आगे बढ़ गया है? वह आसानी से खुद को बिस्तर पर वनस्पति अवस्था में लेटे हुए कल्पना कर सकता था, हिलने या कुछ भी करने में असमर्थ। वह खुद को बस अस्तित्व में देख सकता था। क्या ये आवाजें उसके परिवार या उसकी पत्नी की भी हो सकती हैं, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। जिस क्षण यह विचार उसके मन में आया, उसके हृदय में भय भर गया। उसने और अधिक तीव्रता से आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसने संघर्ष करने का प्रयास किया, उसने कुछ करने का प्रयास किया। फिर भी, वह कुछ नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगा या समय बीता भी या नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये अस्पष्ट आवाजें समझ में आने लगी। मुझे लगता है कि अब ये काम कर रहा है। उसने एक जानी पहचानी लेकिन अजीब सी आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये सचमुच काम करता है। एग्नेस। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर वह चौंक गया। बेशक, ये काम करेगा। मैंने तुमसे कहा था कि यह काम करेगा, है ना? वह बिल्कुल मेरे पिता की तरह दिखता है। यहां तक कि उसकी दुर्बल शक्ल भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे याद है। हालांकि उसमें ये अतिरिक्त विशेषताएं हैं। वायलट की आवाज सुनते ही उसके अंदर शांति का भाव छा गया। जैसा कि मैंने कहा, वह अतीत की एक प्रतिध्वनि मात्र है। उसे यहां अस्तित्व में भी नहीं होना चाहिए। मैं ही हूं जो उसके अस्तित्व का समर्थन कर रहा हूं। बस, क्या ये सचमुच काम कर रहा है? लेकिन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एफ्रोडाइट। इस बार एडोनिस को अजीब लगा। ये औरत यहाँ क्या कर रही थी? हे भगवान, डार्लिंग, क्या तुम्हें समझ में आया कि तुमने अभी क्या किया है? एफ्रोडाइट ने आश्चर्य से कहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपने सचमुच अस्तित्व को हैक कर लिया है। अरे, हैक विशेषण का उपयोग करना अतिशयोक्ति है। मैंने सब कुछ आदिम प्राणियों द्वारा की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार सही ढंग से किया। ऐसा मत सोचो कि अस्तित्व को हैक करना इतना आसान है, एफ्रोडाइट। फिर भी, आप ऐसी चीज का रिकॉर्ड लेकर आए हैं जो केवल आकाशीय अभिलेखों में ही मौजूद है। मैंने पहले कभी किसी को ऐसा करते नहीं सुना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह संभव है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह, क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं था? ठीक है, मैं था, लेकिन यह ऐसा कुछ है जो देवता भी नहीं कर सकते। एफ्रोडाइट ने बोलना बंद कर दिया क्योंकि विक्टर ने धीरे से उसके गाल को सहलाया। देवता। विक्टर की आंखें चमक उठी। ये भगवान होने या न होने के बारे में नहीं है, मेरे प्यारे। ये योग्यता के बारे में है। देवता इस ग्रह की वास्तविक शुरुआत से ही अस्तित्व में है, लेकिन मुझे बताओ, इतने लंबे जीवन काल के बाद भी क्या उन्होंने विकसित होने की कोशिश की है? क्या उन्होंने मजबूत बनने की कोशिश की है? खुद को और अपने आसपास की हर चीज को बेहतर ढंग से समझने की? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसके बजाय, वे अपने बीच नैतिकता और मूर्खतापूर्ण युद्धों में लाखों वर्ष बर्बाद करना पसंद करेंगे। एफ्रोडाइट ने भारी सांस ली क्योंकि उसने विक्टर की निगाह और अस्तित्व का भार अपने ऊपर महसूस किया। उसने अपने होंठ काटे और महसूस किया कि उसका शरीर उसके स्पर्श से कांप रहा है। मैं इन प्राणियों को भगवान कहने से इनकार करता हूँ। वे भगवान नहीं हैं। वे अक्षम लोगों का एक समूह है। विक्टर एफ्रोडाइट से दूर चला गया। एफ्रोडाइट ने एक गहरी सांस ली और अपनी तीव्र भावनाओं को नियंत्रित किया। ये समय या स्थान नहीं था कि वह अपने अधिक शरारती पक्ष को सामने आने दे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हम सभी में वे गुण नहीं होते जो तुम्हें इस दुनिया को समझने में मदद करें, डार्लिंग। इस प्रश्न के उत्तर में विक्टर ने बस इतना कहा, क्या आप एक उच्च दिव्य भावना के साथ मजबूत पैदा नहीं हुए थे? हाँ, वे इंद्रियां जो आपको सत्य को देखने और समझने की अनुमति देती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह मुझे बताओ, मेरे प्रिय, तुम समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में हो। क्या तुमने कभी इस दृष्टि को सुधारने के बारे में सोचा या प्रयास किया है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अच्छा, नहीं। एफ्रोडाइट को अब कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। हाल ही में उसने खुद को बेहतर बनाने के तरीके तलाशने शुरू किए थे।
इससे पहले वह बस अपने आप का आनंद लेती थी और किसी और चीज की परवाह नहीं करती थी। यही अंतर है। आप उस दृष्टि के साथ पैदा हुए थे, आप मजबूत पैदा हुए थे। इसलिए आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। इसी वजह से अधिकांश देवता अपनी स्वयं की क्षमता का पता लगाना भी नहीं चाहते हैं। अगर वे अपनी क्षमता का पता लगाते हैं तो मुझे डर है कि काली जैसे और भी प्राणी होंगे जो सिस्टम से ऊपर की इकाई बनने के लिए ऊपर उठने के करीब होंगे। मुझे यकीन है कि वह सिस्टम को मुझसे भी ज्यादा साफ देख सकती है, और वह कोई ड्रैगन प्रोजेनिटर या ऐसा कुछ नहीं है। वह एक देवी है, बिल्कुल आपकी और बाकी देवमंडलियों की तरह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, मैं समझती हूँ। ज्यादातर देवता सिर्फ बचकानी प्रवृत्ति वाले अभिमानी प्राणी हैं जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ। एफ्रोडाइट ने झल्लाकर कहा। क्या मेरे जीवन में बस यही सब था? उसने धीमे स्वर में खुद से पूछा। विक्टर ने जब एफ्रोडाइट के चेहरे पर मुस्कान देखी और उसकी बातें सुनी तो वह धीरे से मुस्कुराया। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम से कम तुम ज्यादातर देवताओं से पहले जाग गई और एक महान महिला बन गई। प्रिय, विक्टर ने एफ्रोडाइट के माथे को चूमा। आज भी ज्यादातर देवता बिना किसी चीज की परवाह किए या मजबूत बनने की कोशिश किए बिना सिर्फ व्यभिचार में जीते हैं। मेरी प्रेम की देवी, अब तुम उस मूर्खतापूर्ण मानसिकता तक सीमित नहीं हो। चर्चा सुनते हुए एडोनिस की चेतना धीरे धीरे वापस आने लगी, लेकिन वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि यह आदमी कौन है जिस पर सौंदर्य की अभिमानी देवी खुद पूरी तरह से मोहित थी। हालांकि वह कुछ भी नहीं देख रहा था, केवल आवाजें सुन रहा था, फिर भी वह देवी के भावुक और जुनूनी स्वर को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। एडोनिस, एक आवाज फुसफुसाई, और बहुत धीमी आवाज में बोलने के बावजूद एडोनिस ने सुना और तुरंत उसे पहचान लिया। परसेफोन, परसेफोन। एडोनिस ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। एक पल के लिए उसकी दृष्टि डगमगा गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह कुछ होने से रोकने के लिए उठने पर केंद्रित था। उसके विचारों में तब रुकावट आई जब उसने अपने कंधे पर एक मजबूत हाथ महसूस किया। आराम से, तुम अभी जागे हो। पहले होश में आओ। हाँ। एडोनिस ने बगल की ओर देखा और बैंगनी लाल रंग की दो जोड़ी आंखें देखी। किसी कारण से उस नजर ने उसके पूरे अस्तित्व में भय पैदा कर दिया। अब जब मैं ध्यान से देखता हूं तो पाता हूं कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो, एक ऐसा अस्तित्व जो पूर्णता के करीब है। यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें मेरे सारे आशीर्वाद प्राप्त हैं, और समय के साथ तुम कई तरह के विकासों से गुजरे हो, एफ्रोडाइट बोली। ड्रैगन, वह ड्रैगन है। अपने आसपास के माहौल का आदी होने की कोशिश करो, आदमी ने कहा और उसे छोड़ दिया। एडोनिस ने सिर हिलाया, चारों ओर देखा, और अपनी बेटी, अपनी पत्नी, परसेफोन, एफ्रोडाइट और एक नकाबपोश अजनबी को देखा। वह और भी अजीब जगह पर था, जहां सैकड़ों आत्माएं इधर उधर तैर रही थी। क्या हो रहा है? एडोनिस ने पूछा। पहले मुझे बताओ, तुम कौन हो? लंबा आदमी, जो ड्रैगन जैसा दिख रहा था, बोला। एडोनिस नो। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैं उसकी बातों को क्यों नहीं नकार सकता? वह घबरा गया। उसे लगा कि उसे अपने पिता की बात माननी चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अजीब सी भावना जिससे वह अभी अभी मिला था। रुको, क्या मैं उसे पहले से नहीं जानता? उसे लगा कि वह उसे जानता है, लेकिन उसका दिमाग उलझन में था। मुझे बताओ, तुम कल क्या कर रहे थे? मैं एग्नेस से बात कर रहा था और सोच रहा था कि अपनी आसन मौत के बारे में क्या करूं। मैं नए काउंट वैम्पायर विक्टर अलुकार्ड से मदद मांगने वाला था, जो पिशाचों का पूर्वज भी है। वायलट और एग्नेस ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। उन्हें एहसास हुआ कि यह विक्टर के साथ विलय से कुछ दिन पहले का एडोनिस था। ऐसा लगता है कि सब कुछ सफल रहा। काउंट वैम्पायर, कितनी पुरानी यादें ताजा हो गईं। काफी समय हो गया जब से मुझे ये नाम दिया गया है। विक्टर ने ठहाका लगाया। जब एडोनिस ने उस आदमी की बात सुनी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, तुम विक्टर हो? हाँ, लगता है ये सफल रहा, है ना? अप्रत्याशित। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अप्रत्याशित। तीन महिलाएं एक साथ बोली। एडोनिस घबरा गया जब उसने वायलट, एग्नेस और एफ्रोडाइट की बीमार आवाज सुनी। तुमने कहा था कि तुम निश्चित थे, विक्टर। एफ्रोडाइट ने गुर्राहट के साथ कहा।
मेरा मतलब है, मुझे यकीन था। लेकिन मैं यहाँ अज्ञात क्षेत्र में कदम रख रहा था, आप जानते हैं। मेरे दिमाग में सिद्धांत था, लेकिन उस सिद्धांत में सफल होना एक पूरी तरह से अलग कहानी है। ठीक है, कुछ समय तक कोई हैकिंग नहीं। आप प्रतिबंधित हैं। मेरा भी ऐसा करने का इरादा नहीं था। ये काफी थका देने वाला है, और मेरे ड्रैगन ब्रेन के बावजूद भी मुझे सिरदर्द हो रहा है। विक्टर ने अपने माथे को छुआ। यह सिरदर्द इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा को सिस्टम तक पहुंचने के कारण आघात सहना पड़ा है, विक्टर। रॉक्सैन विक्टर के बगल में प्रकट हुई। क्या वह खतरे में है, रॉक्सैन? वायलेट ने पूछा। वह ठीक है, लेकिन मैं उसे सलाह देता हूं कि वह ऐसा दोबारा न करे। यदि वह जनक न होता, ड्रैगन और पिशाच का मिश्रण न होता, यदि शासक और मृत्यु के देवता आसपास न होते, यदि उसका आत्मा से संबंध न होता, तो उसे और भी अधिक प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती या यहां तक कि उसे मिटा दिया जाता। सिस्टम के साथ खिलवाड़ करना, यहां तक कि कुछ सेकंड के लिए भी, खतरनाक है, और वह काफी समय तक ऐसा करता रहा। यह प्रणाली आदिम प्राणियों का कार्य है, और केवल वे ही बिना किसी परिणाम को झेले अपनी इच्छानुसार इसका संचालन कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर तुम्हें ये पता था, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? एग्नेस ने पूछा। वह नहीं रुकता, तुम्हें पता है। और तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांग सकती। आखिरकार तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। रॉक्सैन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं, अब वह एग्नेस से बहुत परेशान थी। एग्नेस रॉक्सैन के आरोपपूर्ण लहजे से पीछे हट गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उन्होंने विक्टर की भारी आवाज सुनी। बस, विक्टर की भारी आवाज चारों ओर गूंज उठी। दोनों महिलाएं कांप उठी और विक्टर की ओर देखने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं क्षमा चाहता हूं, डार्लिंग। यह माफी मुझसे नहीं मांगी जानी चाहिए। रॉक्सैन ने एग्नेस की ओर देखा, जबकि विश्व वृक्ष की लाल आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं क्षमा चाहता हूं, एग्नेस। एग्नेस के हाव भाव देखकर विक्टर ने कहा, अपने चेहरे से वह भाव मिटा दो। जैसा कि मैंने कहा, मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और रॉक्सैन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। बस बाद में उससे बात करो, ठीक है? वह कुछ दिनों तक परेशान रहेगी, लेकिन जल्द ही फिर से सामने आ जाएगी। हाँ, एग्नेस ने सिर हिलाया। अब चलो इससे निपटते हैं। विक्टर ने एडोनिस की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने कितना समय गंवा दिया, विक्टर? एडोनिस ने पूछा। ओह, विक्टर ने आश्चर्य से भौहें उठाई और फिर मुस्कुराया। बेशक तुम समझ जाओगे। वास्तव में, यह स्पष्ट होगा कि तुम समझ जाओगे। आखिरकार, तुम धीमे नहीं हो। अपने आप को देखो, एडोनिस, विक्टर ने कहा। एडोनिस ने उसके शरीर को देखा और पाया कि वह पारदर्शी अवस्था में था। ये है, आप जितना अनुमान लगा रहे हैं, उससे कहीं अधिक जटिल है। एडोनिस ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, और ऐसा भाव दिया जैसे कह रहा हो, आप मेरे विचार कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो, एडोनिस। विक्टर हंसा, फिर एडोनिस के सिर को छुआ। अगले ही पल, एडोनिस के दिमाग में सैकड़ों यादें उमड़ पड़ी, जो कुछ भी उसने मिस किया था उसका पूरा अवलोकन। बेशक, विक्टर ने ज्यादा अंतरंग हिस्सों को छोड़ दिया। उसने केवल मौजूदा स्थिति तक की समग्र तस्वीर पेश की। कुछ सेकंड बाद, एडोनिस ने पलकें झपकाई और फिर उसकी उलझन भरी नजर गायब हो गई। उसकी जगह एक अविश्वसनीय भाव ने ले ली। तुम बहुत आगे आ गए हो, काउंट वैम्पायर। नहीं, ब्लड ड्रैगन प्रोजेनिटर। वास्तव में, एडोनिस। वास्तव में, विक्टर ने सिर हिलाया। एडोनिस ने खुद को देखा और कहा, अतीत की प्रतिध्वनि, हो। बहुत साल पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने जैसा। विक्टर मुस्कुराया। आपका वर्तमान स्व मेरी आत्मा के भीतर दर्जनों हजारों अन्य प्राणियों के साथ काम कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सच में, तुम पागल हो। केवल तुम ही अपनी पत्नियों की मदद करने के लिए सृष्टि के साथ खिलवाड़ करोगे। उसने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। विक्टर बस हंसा और ऐसे बर्ताव किया जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो, इससे मुझे थोड़ी जलन होती है। अगर मैं एक महिला होती। विक्टर, एग्नेस और वायलेट के चेहरे थोड़े से उखड़ गए। ये जानते हुए कि एडोनिस यूनानी था और आप यूनानी से कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं, विक्टर ने बस इतना कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। यह अजीब हो रहा है, मेरे लिए भी। मैं एक अच्छे ड्रैगन की तरह कोने में बैठ जाऊंगा।
थानाटोस, चलो ऊनो खेलते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम गंभीर हो? थानाटोस ने पूछा। क्या मैं ऐसा लग रहा हूं कि मैं मजाक कर रहा हूं? विक्टर ने डेक बनाते हुए और थानाटोस को दिखाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको बता दूं, मैं ऊनो में कभी नहीं हारा। हे है, आनंद मनाओ मृत्यु के देवता। आज तुम्हें अपनी पहली हार का अनुभव होगा। हम देखेंगे। थानाटोस और विक्टर वायलेट, परसेफोन और एग्नेस को पीछे छोड़कर दूर जाने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि एफ्रोडाइट विक्टर के पीछे चली गई। ओह, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? मैंने उसे बहुत पहले ही जाने दिया था, विक। मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, किसी पुराने दोस्त के साथ नहीं। हम हमेशा ब्राउनी पॉइंट्स कमाते हो, है ना? मुझे ये पसंद है। फुफुफु। ओह, मैं कुछ बताना भूल गया। विक्टर ने दूर से समूह की ओर देखा। बस एक याद दिलाना है, आपके पास 2 घंटे हैं। उसके बाद आप आकाशिक रिकॉर्ड्स पर वापस आ जाएंगे। उसने कहा। एग्नेस, वायलेट और परसेफोन ने केवल सिर हिलाया। अध्याय 813, सबसे पागल और मनोरोगी सबसे अच्छे हैं। और ऊनो, थानाटोस ने कहा। अरे, जब तुमने कहा था कि तुम अच्छे हो तो तुम मजाक नहीं कर रहे थे, विक्टर ने गुर्राहट के साथ कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, थानाटोस ने आह भरते हुए कहा। ऐसा तब होता है जब किसी देवता के पास बहुत अधिक समय होता है। एफ्रोडाइट ने थानाटोस की ओर देखते हुए अपनी भौं उठाई। आप मूलतः एक पेशेवर बन गए हैं। मैं विभिन्न खेलों में पेशेवर हूं, सिर्फ इसी एक में नहीं, थानाटोस ने कंधे उचकाते हुए कहा। सचमुच? लेकिन तुम इसमें इतने अच्छे कैसे हो गए? क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ खेलकर प्रशिक्षण लिया था? एफ्रोडाइट ने उत्सुकता से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दोस्त कमजोर लोगों के लिए होते हैं, मौत को इसकी जरूरत नहीं होती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक ऐसा जाल बिछा दिया है जो उसे नहीं बिछाना चाहिए था जब उसने थानाटोस का थोड़ा उदास चेहरा देखा। ठीक है, इस पर सोचने से कोई फायदा नहीं। चलो कोई दूसरा खेल खेलते हैं। विक्टर ने अपना हाथ हिलाया और एक वीडियो गेम कंसोल प्रकट हुआ। आखिर 7 नरकों में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यार, मैं एक छोटा सूरज और एक छोटा ग्रह बना सकता हूं। कंसोल बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आपके पास शक्ति है तो एक ग्रह और एक सूर्य बनाना काफी सरल है। वे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तरह जटिल नहीं है। सृजन में आपकी महारत आपको उन चीजों को बनाने की अनुमति देनी चाहिए जिन्हें आप समझते हैं, है ना? ये सही है और थोड़ा गलत भी। मेरी आंखों की बदौलत मैं वस्तु का सार देख सकता हूं और वैसा ही कुछ बना सकता हूं। मुझे इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैसे? मुझे लगता है कि सृष्टि के देवताओं के पास भी यह क्षमता नहीं है। उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि वे क्या बना रहे हैं, अन्यथा यह विफल हो जाएगा। ड्रैगन आंखें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम हमेशा यही बहाना इस्तेमाल करते रहोगे? एफ्रोडाइट ने भौहें उठाई। विक्टर ने कंधे उचका दिए। ये सच है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ज्यादातर चीजें समझने के लिए बस एक नजर की जरूरत होती है। जबकि एफ्रोडाइट इस पर विचार कर रही थी। थानाटोस उत्सुक था। महाराज। विक्टर ने थानाटोस की ओर देखा, क्योंकि वह टीवी और कंसोल को बिजली देने के लिए एक छोटा जनरेटर बना रहा था। अब आपकी जाति का नाम क्या है? आखिरकार, आप न तो पूर्ण ड्रैगन हैं, न ही पूर्ण पिशाच, बल्कि दोनों का एक आदर्श मिश्रण है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक अच्छा सवाल है। विक्टर बैठ गया और अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रख लिया। चूंकि मैं एक नई जाति हूं, इसलिए मुझे एक नया नाम चाहिए। वैम्पायरिक ड्रैगन के बारे में क्या ख्याल है? बुरा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा घिसा पिटा लगता है ना? आपने तो बस 2 जातियों को मिला दिया और उसे अपने नाम कर लिया। मेरा मतलब है, ये झूठ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बेहतर विचार हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। विक्टर बोला। एफ्रोडाइट के ड्रैगन कैसा रहेगा? एफ्रोडाइट ने सुझाव दिया। इनकार। विक्टर ने जवाब देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। एफ्रोडाइट ने गुस्से से मुंह बनाया। विक्टर ने आंखें घुमाई। वह कभी भी अपनी जाति का नाम इस तरह मूर्खतापूर्ण नहीं रखेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसके वंशज उसे मौत के घाट उतार देंगे। ओवरलॉर्ड के बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
मैं लिच नहीं हूं, और भले ही मृत्यु मेरे अधीनस्थ है, मैं वास्तव में एक अधिपति नहीं हूं। मेरा मतलब है, अधिपति सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि वह सबसे ऊपर है, सब पर हावी है, एक सर्वोच्च शासक है। चूंकि आप न केवल राक्षसों और देवताओं के नेता हैं, बल्कि एक पूरी तरह से नई और टूटी हुई जाति भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह नाम उपयुक्त है, ये देखते हुए कि भविष्य में आपके अधीन विभिन्न अन्य जातियां होंगी। विक्टर अब सचमुच इस पर विचार कर रहा था। तो फिर ड्रैगन अधिपति, एफ्रोडाइट ने सुझाव दिया। नाम में पिशाच कहाँ है? किसी जाति के लिए नया नाम रखते समय हमें अपनी उत्पत्ति को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? थानाटोस ने कहा। मुझे लगता है कि नाम को सरल रखना एक अच्छा विकल्प है। हम उन साधना उपन्यासों की तरह नहीं बनना चाहते हैं, जहां आदमी का नाम प्राचीन सर्वनाश के 104 उड़ते द्वीप का स्वर्गीय अराजकता सम्राट है। एफ्रोडाइट ने एक अच्छी बात कही। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सर्वनाश और प्राचीन का एक दूसरे से क्या संबंध है? थानाटोस ने पूछा। खैर, वे हमेशा नाम में प्राचीन, अराजकता और सम्राट जोड़ना पसंद करते हैं। एफ्रोडाइट ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि वैम्पायरिक ड्रैगन के साथ रहना सबसे अच्छा है। आखिरकार यह मेरी जाति का नाम है, न कि डेमन किंग जैसी कोई उपाधि। महाराज सही कह रहे हैं। आपको अपनी महानता प्रदर्शित करने के लिए किसी बड़े नाम की आवश्यकता नहीं है। आपके कार्य स्वयं ही सब कुछ बोल देते हैं। आप सही कह रहे हैं। तो मेरी जाति का नाम वैम्पायरिक ड्रैगन होगा, और भविष्य में शायद मेरा शीर्षक बदलकर अधिपति या सम्राट हो जाएगा। कौन जानता है? एफ्रोडाइट ने थानाटोस की ओर आंखें सिकोड़कर देखा। तुम बहुत चाटुकार हो, है ना? अगर यह सच है तो यह चाटुकारिता नहीं है, और मैं खुद को एक सम्मानित व्यक्ति मानता हूं। मैं किसी दूसरे आदमी के चरणों में नहीं गिरूंगा। मैं ऐसा करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। मृत्यु स्वयं को कैसे मारती है? एफ्रोडाइट ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मैं स्वयं मृत्यु नहीं हूं। देवगणों के सभी देवताओं की तरह हम भी मृत्यु की अवधारणा के उपयोगकर्ता मात्र हैं। केवल एक ही प्राणी को मृत्यु कहा जा सकता है। वह मृत्यु और अंत की अवधारणा है, सच्ची मृत्यु, और वह प्राणी जिससे अंत के जानवर अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। थानाटोस ने समझाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सच्ची मौत हो। विक्टर ने अपनी ठोड़ी को छुआ, इस आदिम प्राणी के बारे में सोचते हुए। अपने पिछले पीड़ितों की यादों से विक्टर जानता था कि यह आदिम प्राणी शायद ही कभी दूसरों के सामने आता है। वह आमतौर पर बस सब कुछ देखता रहता था और अस्तित्व के अंत का इंतजार करता था। उन्होंने केवल तभी हस्तक्षेप किया जब लिम्बो का मालिक खतरे को संभाल नहीं सका। कम से कम यही तो डायब्लो ने अतीत में अनुमान लगाया था। खैर थानाटोस, क्या आप किसी परियोजना में रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 किस तरह का प्रोजेक्ट? थानाटोस ने उत्सुकता से पूछा। एक नोटबुक बना रहा हूं, विक्टर मुस्कुराया। एक नोटबुक? हो, यह कोई साधारण नोटबुक नहीं है थानाटोस। यह एक डेथ नोट है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विक्टर, क्या तुम मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं उस एनीमे की नकल नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस नोटबुक की अवधारणा ले रहा हूं। असल में ये नोटबुक होना भी जरूरी नहीं है। डेथ स्मार्टफोन कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अब आप कुछ ज्यादा ही नवीनतावादी हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में यह एक अच्छा विचार है, एफ्रोडाइट ने कहा, और फिर कुछ और विचार बताए। स्मार्टफोन की जगह होलोग्राम कैसा रहेगा? या ऑर्ब? भविष्य की कहानी से कुछ बहुत उन्नत और तकनीकी। ये भी एक अच्छा विचार है। रुको रुको महाराज, आपको इस नोटबुक की क्या जरूरत है? स्मार्टफोन की, होलोग्राम की, या जो भी आप बनाना चाहते हैं? ओह, मैंने समझाया नहीं। हो। विक्टर ने अपनी ठोड़ी को छुआ और बोलना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर मेरा अपना एक धर्म है। यह धर्म पृथ्वी पर दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है, जिसके अधिकांश सदस्य महिलाएं हैं। मैं इस धर्म को एक कलाकृति देना चाहता था और दावा करना चाहता था कि आप मेरे अधीनस्थ ईश्वर हैं। इस तरह मेरा धर्म और भी अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। असल में वह वास्तव में मना नहीं कर सकता था। जब विक्टर कुछ पूछता था, तो ये बात मायने नहीं रखती थी कि वह ये कर सकता है या नहीं, बल्कि यह कि वह कब करेगा।
थानाटोस अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आप राजा के शब्दों को नकार नहीं सकते। जो लोग राजा के शब्दों से अनभिज्ञ हैं, उनका एक ही हश्र होगा, उनकी आत्मा का पूर्ण विनाश। वे अब शांति से बात कर रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके सामने वाला ड्रैगन एक तानाशाह है। खैर, कम से कम वह ज़्यूस और हैरीस से तो बेहतर है, थानाटोस ने सोचा। तो इस कलाकृति की संपत्ति क्या है? मृत्यु के पहलुओं में हेरफेर करना, सिवाय मृत्यु के। आखिरकार, हम मृत्यु की शक्ति को सही तरीके से नहीं दे सकते क्योंकि वहां कई देवता हैं, और उनमें से कई में मृत्यु का देवता है। इसलिए इस कलाकृति को उस देवता द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। आप एक लिच कलाकृति जैसा कुछ चाहते हैं जो छोटे पैमाने पर आत्माओं को नियंत्रित करता है। मूल रूप से, मुझे समझ नहीं आया। इसका क्या फायदा है? विक्टर ने थानाटोस की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, सचमुच दोस्त। लेकिन चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने अज्ञानी भगवान को समझाने का फैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं, राक्षसों के युद्ध में कई नश्वर मारे गए। इसलिए अगर मैं एक ऐसी कलाकृति देता हूं जो नश्वर लोगों के दिमाग को शांत करने के लिए अतीत की प्रतिध्वनि को बुला सकती है, तो मेरा धर्म उनकी शाश्वत वफादारी हासिल कर लेगा। आखिरकार, अज्ञानी नश्वर लोगों के लिए मृत्यु कुछ अज्ञात और निरपेक्ष है। और एक प्राणी जो उस पहलू को नियंत्रित करता है वह एक भयानक प्राणी है। लेकिन साथ ही, यह एक दयालु प्राणी है जो नश्वर मन को शांत करने के लिए अपनी शक्ति प्रदान करता है। विक्टर ने बहुत से अलंकृत शब्द कहे, लेकिन थानाटोस कठोर वास्तविकता को समझ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रचार। ओह, तुम समझ गए। क्या आप एक पंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? थानाटोस, उसके पास पहले से ही एक पंथ है। एफ्रोडाइट ने डार्क एल्फ को याद किया जो व्यावहारिक रूप से प्रेम और भक्ति के साथ एक पेड़ की पूजा करता था, जो कि अस्थिर होने की हद तक था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये संभव है, लेकिन अतीत की प्रतिध्वनि को बुलाना काफी कठिन है, आप जानते हैं। ये सच है, लेकिन मैं इस प्रतिध्वनि को बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रखना चाहता। 10 मिनट पर्याप्त हैं, और केवल उन लोगों को ही यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा जो वास्तव में धर्म के प्रति समर्पित हैं। मैं समझता हूँ। आप इसका उपयोग ऐसी चीज के रूप में कर रहे हैं जिसे उन्हें अर्जित करना ही होगा, न कि ऐसी चीज के रूप में जिसे हर कोई प्राप्त कर सके। आप अपने प्रयास और कड़ी मेहनत से जो हासिल करते हैं, उसे आप मुफ्त में मिली चीज से ज्यादा महत्व देते हैं। यह मानसिकता सभी प्राणियों पर लागू होती है। इसलिए एक ऐसा संगठन और समाज जो व्यक्तियों का उनके स्वयं के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन करता है, जरूरी है। बेशक, मुझे इस पर नजर रखनी होगी ताकि यह बहुत आगे न बढ़ जाए। किसी भी चीज में अति अच्छी नहीं होती, संतुलन आवश्यक है। जिस प्रकार एक व्यक्ति बहुत अधिक पानी पीने से मर सकता है, जो शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, विक्टर समझता है कि सभी नियम परिपूर्ण नहीं होते, इसलिए संतुलन आवश्यक है। उसने नर्क में भी यही किया। छोटे राक्षस जो केवल बड़े राक्षसों के अधीनस्थ या भोजन के लिए थे, अब उनका अपना मूल्य है जब तक वे इसके लिए प्रयास करते हैं, और यदि वे इसके लायक हैं, तो विक्टर उन्हें पुरस्कृत करेगा। थानाटोस ने विक्टर को घूर कर देखा, और उसके पुराने विचार उसके दिमाग में वापस आ गए। वह वास्तव में हेडिस और ज़्यूस से बेहतर है। तो अतीत की प्रतिध्वनि को बुलाना और छोटे पैमाने पर मृतकों की आत्माओं से छेड़छाड़ करना, है ना? हाँ, मैं मानव हाथों में बहुत शक्तिशाली कलाकृति नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि उच्च पुजारी को मृत्यु को नियंत्रित करने वाला आभास हो, हालांकि यह सच नहीं होगा। मैं समझ गया। तो कलाकृति क्या रूप लेगी? मैं एक कर्मचारी के बारे में सोच रहा था। और डेथ नोट और स्मार्टफोन का क्या हुआ? थानाटोस ने सोचा, लेकिन उसने पूछा नहीं। ठीक है, और कोर के बारे में? हमें एक ऐसे कोर की आवश्यकता है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा हो और जो अपने आप ठीक हो सके। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कोर तुम्हारे ठीक पीछे है। थानाटोस चुप हो गया और केवल अंडरवर्ल्ड के केंद्र को देखने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या तुम पागल हो? वह ये कहे बिना न रह सका। वह अपना सम्मानजनक लहजा भी भूल गया, क्योंकि उसने जो सुना वह बहुत ही बेतुका था। हा, चिंता मत करो, ये बस एक छोटा सा टुकड़ा होगा। विक्टर हंसा। इसके अलावा, ये सबसे अच्छा संभव कोर है, इसका सिस्टम से सीधा संबंध है। विक्टर ने अपना हाथ कोर की ओर बढ़ाया और अगले ही पल कोर से सफेद ऊर्जा विक्टर के हाथ में प्रवाहित हुई।
धीरे धीरे उसके हाथ में बेसबॉल के आकार का एक गोला दिखाई दिया। विक्टर ने अपने हाथ में मौजूद ऊर्जा को देखा और फिर उस पर फूंक मारी। उसके मुंह से सफेद लपटें फूट पड़ी और अगले ही पल ऊर्जा क्रिस्टलीकृत हो गई। यहाँ विक्टर ने थानाटोस की ओर गोला फेंका। वह रुको। थानाटोस तुरंत खड़ा हुआ और अत्यंत सावधानी से गोला पकड़ लिया। विक्टर की अचानक हरकत से वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने उस गोले को अपने हाथ में लिया और अपनी दिव्य इंद्रियों से उसका निरीक्षण किया, वह आश्चर्य से अपना मुंह खोले बिना न रह सका और विक्टर को अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगा। क्या उसने ऐसा यूं ही किया? यह आदमी एक राक्षस है। विक्टर ने जो कुछ किया था, उसके लिए आत्मा पर अविश्वसनीय रूप से सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी, और कोई भी गलती विस्फोट का कारण बन सकती थी जो किसी व्यक्ति की आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती थी। यहां तक कि थानाटोस में भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार, आत्मा को नुकसान पहुंचाने का मतलब था कि इसे ठीक होने में कई साल लगेंगे, जब तक कि निश्चित रूप से आपके पास ऐसे मामलों में विशेषज्ञ कोई देवता न हो। विक्टर के अलावा किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं था कि उसके भीतर एक विश्व वृक्ष था जो उसकी आत्मा की रक्षा करता था और उसका पोषण करता था। एडोनिस की पिछली प्रतिध्वनि को वापस लाने की परियोजना से विक्टर की आत्मा को जो क्षति पहुंची थी, उसकी मरम्मत रॉक्सेन ने पहले ही कर दी थी। विक्टर, आपने सिस्टम को केवल एक बार एक्सेस किया है और आप पहले से ही जानते हैं कि इसे कैसे हेरफेर करना है। एक बार जब मुझे पता चल गया कि मुझे कहां जाना है और सिस्टम के प्रतिकार से बचने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे ये सब कठिन नहीं लगा। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, उसे व्यवस्था और आदिम प्राणियों ने ही अनुमति दी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है कि इसकी अनुमति है? जब रॉक्सेन ने कहा कि सिस्टम आदिम प्राणियों का क्षेत्र है, तो वह झूठ नहीं बोल रही थी। जिस क्षण मैंने सिस्टम तक पहुंच बनाई, मुझे लगा कि कई प्राणी मुझे देख रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से मुझे ये बताना चाहते थे कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए देख रहे हैं कि मैं संतुलन या सिस्टम के विरुद्ध कुछ भी न करूं। विक्टर, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सृष्टि में दखलंदाजी करना छोड़ दो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। विक्टर ने धीरे से एफ्रोडाइट को देखा और उसके बालों को सहलाया। चिंता मत करो, मैं सिर्फ ये स्टाफ बनाने जा रहा हूं, और मैं सिस्टम में अब और दखल नहीं दूंगा जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम और भी मजबूत बनना चाहते हो? थानाटोस ने कहा। निस्संदेह, अब मेरे पास जो शक्ति है, वह सभी देवताओं के विरुद्ध अकेले खड़े होने के लिए पर्याप्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। थानाटोस को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा था। यह आदमी पहले से ही 3 आदिम देवताओं से अकेले निपटने में सक्षम था, और यह भी नहीं कि जब वह ड्रैगन में बदल गया तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया, और वह अभी भी अधिक शक्ति चाहता है। केवल वे लोग ही वास्तव में स्वतंत्र हैं जो मजबूत हैं। थानाटोस, यदि तुम मजबूत होते तो मुझे परेशान नहीं करते। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम इतनी सरल बात को कैसे नहीं समझते। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है, मैं इसे हटा रहा हूं, लेकिन इससे ये होगा कि हमारी शक्ति का स्तर आपके लिए मजबूत होना आसान नहीं है। मैं इसे अन्य बनाना चाहता हूं। विक्टर ने अपनी आखिरी को जाए। हाँ, यह आसान नहीं है, लेकिन अप्रभावी भी नहीं है। रास्ता अभी भी मौजूद है, ये बस कॉन्टो से भरा है और बहुत संसा है, लेकिन यह अभी भी मौजूद है। वैसे भी, हम ये स्टाफ कैसे बनाते हैं? थानटोस मूल विषय वनस्पति चाहता था, नहीं तो उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। विक्टर ने थानटोस के विषय में स्पष्ट बदलाव देखकर तस्वीरें दी। यूसे हेस्टेस्ट्स की बर्बादी है ताकि वह एक परिष्कृत सामग्री बना सके जिसमें मैंने उसे शामिल किया है जो उसके उपयोग के लिए इस कोर को शामिल किया जा सके। यह एक सीधा सादा काम होना चाहिए। यह सच है। मुझे लगता है कि सभी देवताओं में किसी के पास ड्रैगन की आग से बनी हुई भट्टी नहीं है, खासकर आपके स्तर के ड्रैगन से बनी हुई है। ठीक है, नोज बाउंस के पास एक तार आग बनकर उभरा है। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा होना चाहिए, एफ्रोडाइट ने कहा। यह तो अच्छा है, लेकिन इसके गुण मेरे आगे महान नहीं है। विक्टर ने कई बार हवा मारी में, और विभिन्न रंगों की लपटें दिखाई दी। आप जल अग्नि कैसे बना सकते हैं? ऐसा भी क्या होता है? क्या वे परस्पर विरोधी गुण नहीं है? थेटोस को अचानक एक बार फिर पता चला कि ड्रैगन का पूर्वज बर्बाद हो गया था।
विक्टर ने फिर से फाई मारी और इस बार सारी लैपटॉप खो गए। उन्होंने कहा, मैं हेफेस्ट्स की भट्टी में जो आग लगाती हूँ, वह मेरी निजी आग है और वे सबसे शक्तिशाली है। इसमें विनाश और आत्मा की दीवारें शामिल हैं। इसका क्या मतलब है? अग्नि से निर्मित किसी भी देवता या अमर प्राणी को मार डाला जा सकता है। एफ्रोडाइट ने कहा और उसने और थांटोस ने अपनी योनि चौड़ी कर ली। बिल्कुल, और सबसे अच्छा तो क्या आप ही जानते हैं, ये हथियार मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिरकार, ये मेरी आग से बना है और जनकेट की तरह आग भी मेरा एक हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम आकर्षक हो। एफ्रोडाइट एक तकिए पर बैठा और अपने सिर में विचार के साथ टेलीविजन को घूमने लगी। विक्टर हंसा, उसे लोगों की आश्चर्य और स्तब्ध चेहरा देखना अच्छा लगता था। विक्टर ने एडोनिस, वायलट, परसेफोन और एग्नेस की ओर देखा, जो बिना बहस किए बात कर रहे थे। विक्टर ने झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा था कि वह उन्हें असुरक्षित बना रहा है। उन्होंने अपनी बातचीत सुनने से बचने की पूरी कोशिश की। अंततः उसने सोचा कि यह कैसे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से वह भी एडोनिस था। लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अपने गेम पर वापस जाऊंगा। चलो स्ट्रीट फाइटर फाइटर्स हैं, थांटोस। हाँ महाराज। किसी कारण से थांटोस ने सोचा कि इस आदमी के आसपास होने पर वह बहुत कुछ भरेगा। उसे ये भी लगा कि वह उसके कारण कई सापियों को फंसाने में लगी है। मैं इस महिला के साथ हूं जो पागल है। उसका नाम जूरी है, हेन्ना। विक्टर हमेशा अपने प्रति वफादार रहे, उस महिला को चुना जो सबसे पागल और सबसे ज्यादा मनोरोगी लग रही थी। एफ्रोडाइट ने विक्टर को बेजान नजरों से देखा जब उसने देखा कि वह जूरी को चुन रही है। इस भाव से विक्टर की प्रशंसा हुई और उसके गोल को फॉलो किया गया। एफ्रोडाइट ने मुंह में उसे गले लगाया। उसे स्पष्ट रूप से प्यास हो रही थी कि वह दूसरी महिला पर ध्यान दे रही थी, भले ही यह सिर्फ एक खेल था। मुझे शतरंज या कुछ और अक्षमता का सुझाव देना चाहिए, उसने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप किसी को उसके पागलपन के आधार पर स्वीकार कर लें। बेटा, तुम कुछ नहीं जानते। ऐसी महिलाओं में ही एक आदर्श येंडेरे बनने की क्षमता होती है, और आप जानते हैं कि येंडेरे में सबसे अच्छी महिलाएं होती हैं। विक्टर ने थांटोस को एक अनुभवजन्य दृश्य से देखा और मुस्कुराया। थेंटोस ने, बॉयज, कहे जाने पर नॉक कॉनस सिकोडी, औरत की जरूरत किसे है? ये बहुत ज्यादा काम और तनाव है। मैं रयू नाम के इस आदमी के साथ जाऊंगी। डॉट 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 विक्टर वीजमैन। मैंने एडोनिस, एग्नेस और परसेफोन वाला अध्याय छोड़ दिया। क्यों? मैं अभी भी उदासी, भावुकता के माहौल में नहीं हूं। मुझे लगा कि मैं कलाकारों की भावनाओं को उस तरह से चित्रित नहीं कर पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं। इस कारण से मैंने कुछ बदलाव किए और एक अध्याय आगे बढ़ाया। लेकिन चिंता मत करो, अगले अध्याय में मैं इस घटना को सही ढंग से दिखाऊंगा। अपने पसंदीदा लेखक उमू पर भरोसा करें। अध्याय 814, अतीत की प्रतिध्वनि। 2। पिताजी, मुझे पता है, वायलट। वायलट चुप हो गई, हताशा में अपने होंठ काटने लगी। तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, मैं जानता हूं, एडोनिस ने फिर आह भरते हुए कहा। मैं आप सभी के साथ लंबे समय से हूं, और मैं आपके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता हूं। एडोनिस हवा में बैठ गया और तीनों महिलाओं को देखने लगा। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह अन्य दो महिलाओं की तुलना में अपनी बेटी को अधिक देख रहा था। इसका कारण सरल था, उसने विक्टर की यादें देखी थी और वायलट ने उसकी मृत्यु पर कितनी बुरी तरह प्रतिक्रिया की थी। यह दृश्य उसे थोड़ा कड़वा लगा। वह चाहता था कि वह समय में वापस जा सके और अपनी स्थिति को न छिपाए। उसके और एग्नेस के स्वार्थ के कारण वायलट को वह सब सहना पड़ा जो हुआ। उसे एग्नेस को उस हालत में छोड़ने का दुख भी था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उसे अपनी पूर्व पत्नी से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता थी। इसकी वजह बहुत आसान थी। चाहे वह मरा हो या नहीं, उसे पता था कि एग्नेस समय के साथ और भी मजबूत हो जाएगी। वह ऐसी ही महिला थी। वह पहले ही जीवन में बहुत सी बुरी चीजों से गुजर चुकी थी, और उसकी मौत उसे नहीं रोक पाएगी। दूसरी ओर, एक पिशाच के दृष्टिकोण से वायलट व्यवहारिक रूप से एक बच्ची थी। वह अभी तक अपने पहले 100 वर्षों तक भी नहीं पहुंची थी। उसे जीने के लिए बहुत कुछ करना था, और अपने पिता को इतनी जल्दी खोना उसके रास्ते में बाधा बन सकता था। सौभाग्य से उसने सही दांव लगाया।
उसने अपने जीवन की 2 सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं को विक्टर को सौंप दिया, और यह सही निर्णय साबित हुआ। वायलट के पास अब जो परिपक्व नजर थी, वह कुछ ऐसा था जो वह इतनी जल्दी हासिल नहीं कर पाती अगर ऐसा नहीं हुआ होता। विक्टर का प्रभाव उस पर काफी सकारात्मक था, और यही बात एग्नेस के लिए भी कही जा सकती है, हालांकि उसका परिवर्तन वायलट की तुलना में अधिक सूक्ष्म था। एडोनिस अपने अलौकिक रूप के साथ वायलट की ओर तैरता हुआ आया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पिताजी। वायलट ने अपने होठों को काटा और अपने पिता की ओर देखा, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सिर्फ उनकी कलाई से होकर गुजरा, जिससे साबित हुआ कि वह उन्हें अपने पति की तरह नहीं छू सकती थी। इससे ये भी साबित हुआ कि उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया गया था, ये सिर्फ अतीत की एक प्रतिध्वनि थी। मैंने सोचा था कि अपनी कमजोर स्थिति को लंबे समय तक छिपाने से मैं अपने जीवन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। इससे मुझे सुधार के लिए कोई विकल्प ढूंढने का समय मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा अभिशाप और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। या फिर मैं ये कहूं कि मेरा शरीर अब और सहन नहीं कर सकता। आखिरकार, मेरा शरीर हमेशा से ही कमजोर रहा है, और जब से विक्टर आया है, मुझे भविष्य के बारे में और भी ज्यादा सपने आने लगे हैं, जिनमें से कई सच साबित हुए, जैसे कि तुम्हारा भी उसके साथ शामिल होना। जबकि अन्य लोगों ने ऐसा नहीं किया, जैसे कि आप और 6 अन्य महिलाओं द्वारा नाइटिंगेल को जमीन पर जला देने का दृश्य। ऐसा लगता है कि विक्टर के साथ मेरे विलय से भविष्य में बदलाव आया है। पिताजी। वायलट ने थोड़ा विरोध करना चाहा। एडोनिस ने थोड़ा माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मैं विषय से भटक गया, मैं माफी मांगता हूँ। एडोनिस ने आह भरी और वायलट के बालों को सहलाया, हालांकि वह उसे छू नहीं सकता था। वायलट को वह स्पर्श अच्छी तरह याद था, जब वह छोटी थी तो वह ऐसा करता था। तुम समझ नहीं पा रही हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी अचानक मौत ने मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं। वायलट ने अपने होठों को काटा और अपनी भावनाओं को अंदर दबाते हुए निगल लिया। यह एक छोटी लड़की की तरह रोने का समय नहीं था, उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं, और वह ऐसा करेगी। आखिरकार, उसे यकीन नहीं था कि उससे बात करने का यह मौका फिर से आएगा या नहीं। यह उचित नहीं है। मेरी माँ और यहाँ तक कि विक्टर ने भी तुम्हारे अंतिम क्षण देखे, जबकि मैं नहीं देख पाई। मुझे तुम्हारे साथ वहां होना चाहिए था। मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं थी। उसके शब्द उसके लिए विफल हो रहे थे, कुछ बातें थी जो वह कहना चाहती थी, लेकिन उसकी भावनाएं उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रही थी। ये निराशाजनक था। उसे लगता था कि वह एक छोटी बच्ची से आगे बढ़ चुकी है जो हर छोटी छोटी बात पर रोती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह उतनी बड़ी नहीं हुई थी जितना उसने सोचा था। वायलट ने सूंघकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, उसका दिल ऐसे दुख रहा था मानो कोई उसे अपने हाथों में दबा रहा हो। एडोनिस ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़ी हो गई हो, मेरी बेटी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कैसे? जब बात तुम्हारी आती है तो मैं अब भी वही रोने वाली लड़की बन जाती हूँ। उसने झल्लाकर कहा। यह तथ्य कि तुम बिना आंसू बहाए बोल पा रही हो, मुझे बताता है कि तुम बड़ी हो गई हो और एक शानदार महिला बन गई हो। वायलट ये शब्द सुनकर चुप हो गई। एक पिशाच के रूप में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं है ना? खासकर स्नो कबीले के किसी व्यक्ति के लिए जिसका वंश भावनाओं को और भी अधिक तीव्र कर देता है। आप फिर से विषय से भटक रहे हैं। एडोनिस ने हंसते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ। अपनी बात मेरी सुनो, उसने वायलट को पास आने का इशारा करते हुए कहा। वायलट ने असमंजस में उसकी ओर देखा, लेकिन जैसा उसने कहा था वैसा ही किया और अपने पिता के करीब चली गई। अगले ही क्षण, एडोनिस ने वायलट के कान में फुसफुसाकर कुछ शब्द कहे, जिससे उसका चेहरा भ्रम से भर गया। हालांकि परसेफोन और एग्नेस उसके करीब थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कह रहा है, फिर भी कुछ नहीं कह रहा था। क्या हो रहा था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पिताजी, यह क्या है? यह आपकी वंशावली में आपकी सहायता करेगा। मेरा वंश? वायलट ने हैरान होकर पूछा। हाँ, वह वंश जो तुम्हें मुझसे मिला। तुम्हारी आंखें। ये जितना तुम सोचती हो, उससे कहीं अधिक विशेष है, वायलट। भविष्य देखने की क्षमता एक बुनियादी कौशल है जिसे मैं ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। उस जगह पर आपको अपनी आंखों को और बेहतर बनाने के निर्देश मिलेंगे।
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यह नहीं जानना चाहिए? वायलट ने विक्टर की ओर संक्षिप्त दृष्टि डालते हुए पूछा। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह क्या सोच रही थी। एडोनिस हंसा। तुम्हारी सोच सही है। उसने विक्टर की ओर देखा, जो एफ्रोडाइट और थानाटोस के साथ खेल रहा था। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती, तब तक वह तुम्हें यह नहीं दिखाता। आखिरकार, यह एक खतरनाक शक्ति है, जिसका अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उसने अपनी नजर वापस वायलेट की ओर घुमाई। अगर ये तुम पहले वाले होते, तो मैं उससे सहमत होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम जान जाओगे कि इस शक्ति का मुझसे बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। जब तुम उस जगह जाओगे और मेरे निर्देश पढ़ोगे, तो उससे मदद मांगोगे। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो अधिक अनुभवी हो और जिसने इस शक्ति को इस हद तक विकसित किया हो। उफ, मुझे ये पसंद नहीं है। मरने के बाद भी तुम अभी भी रहस्य बनाए रख रहे हो। मैं एक वैम्पायर काउंट हूं, मेरी बेटी। स्नो कबीले का नेता। रहस्य रखना मेरे लिए दूसरी प्रकृति है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये जानकर अच्छा लगा कि हर चीज सिर्फ मेरी स्वार्थी माँ की गलती नहीं थी। वायलट ने झल्लाकर कहा। वायलट की बात सुनकर एग्नेस घबरा गई। अपने बड़ों का सम्मान करो, अदोनिस ने डांटा। वायलट ने फिर से गुस्से में आकर अपने पिता की बात को अनदेखा कर दिया। हालांकि उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया था। अब उसका दिल इतना नहीं दुखता था मानो कोई उसे दबा रहा हो। हालांकि बातचीत बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उनसे सामान्य रूप से बात करने से उसे जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा मदद मिली है। वायलट को सबसे बड़ा अफसोस ये था कि वह अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके साथ नहीं थी, और अपने पिता के इस संस्करण से बात करने से, जो स्पष्ट रूप से विक्टर के साथ विलय से पहले का था, उसकी यह इच्छा पूरी हो गई। वह उसके साथ और अधिक विषयों पर चर्चा करना चाहती थी। वह पहले की तरह एकांत में बातचीत करना चाहती थी, लेकिन उसके पास वह सुविधा नहीं थी। समय निकलता जा रहा था। काश हम एक दूसरे से बहस करने में समय बर्बाद न करते, वायलेट ने परसेफोन और एग्नेस को देखते हुए सोचा। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि अंडरवर्ल्ड देवी और दोस्तों कबीले महिलाओं के बीच अभी भी बहुत नफरत थी। एडोनिस ने जब अपनी बेटी का ये रवैया देखा तो वह बस आहें भरता रहा। वह वास्तव में अपनी माँ की तरह ही थी, इसलिए ये सब हास्यास्पद भी नहीं था। एडोनिस ने सोचा, कम से कम मेरे प्रभाव के कारण वह छोटी उम्र में एग्नेस की तरह नहीं बनी। वायलट ने अपने पिता की ओर तटस्थ दृष्टि से देखा, जिसमें लालसा की झलक थी। मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ। यह क्या है? क्या आप शुरू से ही मरने की योजना बना रहे थे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता कि इतने लंबे समय तक अपनी कमजोरी से संघर्ष करने के बाद आपने अचानक हार मान ली। एडोनिस ने उदासी के भाव के साथ मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको लगता है कि अगर मुझे जीने का मौका मिलता, तो मैं इसे नहीं चुनता? वायलट तटस्थ भाव से उसकी ओर देखती रही, फिर उसने सिर हिला दिया। तुम बहुत बड़े झूठे हो। एडोनिस की उदास मुस्कान थोड़ी डगमगा गई, और फिर उसकी आंखें चौंक कर खुल गईं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी उसके दिखावे को देख लेगी, ऐसा कुछ जो उसकी पूर्व पत्नी भी नहीं कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने कई दिन, कई सप्ताह ये सोचने में बिताए, क्यों मेरे पति के आपसे मिलने के बाद आप जैसे व्यक्ति ने अचानक हार क्यों मान ली। मैंने इसके बारे में जितना भी सोचा, यह उस पिता के व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता था जिसे मैं जानती थी। तुम एक घमंडी आदमी थे, लेकिन साथ ही काफी यथार्थवादी और आशावादी थे। विशेषताओं के इस मिश्रण के कारण तुम कभी भी उस कुतिया के अभिशाप के आगे नहीं झुके। वायलट ने परसेफोन की ओर इशारा किया, जो बातचीत पर ध्यान दे रही थी। यह अध्याय नवंबर ALPIN-CO द्वारा अपडेट किया गया है। उसे वायलट के अपमान की जरा भी परवाह नहीं थी। वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर भी, अपने उस व्यक्तित्व के बावजूद, आपने अचानक एक कठोर निर्णय ले लिया। पिताजी, आपने क्या देखा? ऐसा कौन सा संभावित परिणाम था जिसके कारण आपने इतना कठोर निर्णय लिया? एडोनिस ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसने अपनी आंखें फिर से खोल दी और उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। तुम वाकई एक अच्छी औरत बन गई हो, मेरी बेटी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, आपने इस युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। वायलट ने मुंह बनाते हुए कहा, डायब्लो आक्रमण का अंत बहुत अलग तरीके से होना चाहिए था। हो रुको, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें पता था कि ऐसा होगा? क्या तुमने इसके लिए खुद को बलिदान कर दिया? एग्नेस बोली। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, एडोनिस ने कहा। इन शब्दों से दोनों स्नो कबीले की महिलाएं चुप हो गईं। मैं भी ठीक से नहीं जान पाया कि क्या होगा। मेरे पास केवल एक भविष्यवाणी थी, एक निरंतर भविष्यवाणी। हम आज जो चुनाव करते हैं, उसके आधार पर हम अपना भविष्य आकार देते हैं। लेकिन इस शक्ति के साथ 1500 से अधिक वर्ष बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ घटनाएं किसी न किसी तरह से घटित होने के लिए बाध्य हैं। ये घटनाएं महान शक्तिमान प्राणियों के कारण घटित होती हैं। डायब्लो ने बाइबल में वर्णित नरक के 2 भागों में बंट जाने के समय से ही आक्रमण की योजना बना रखी थी। सब कुछ एकदम सही और वैसा ही होना चाहिए था जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। आखिरकार वह नरक के लगभग सभी राजाओं के साथ संबद्ध था। भविष्य में मैंने देखा, नाइटिंगेल खून के समुद्र में डूबी हुई थी और एक अकेला आदमी तुम्हारे निर्जीव शरीर को पकड़े हुए अपने घुटनों पर था, मेरी बेटी। इस दौरान उसके जैसा ही एक और आदमी उसके पास खड़ा था, जो क्रोध भरी आंखों से रक्त सागर को देख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विक्टर और व्लाद। वायलट ने बड़बड़ाया। एडोनिस ने सिर हिलाया। क्रूर शक्ति आपको कितनी दूर तक ले जा सकती है, इसकी एक सीमा होती है। एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए बुद्धिमत्ता और चालाकी आवश्यक है। इसलिए मैंने खुद को इस समीकरण में शामिल कर लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समीकरण में खुद को जोड़ने से निर्मित चर इतना बड़ा हो जाएगा कि ड्रैगन के पूर्वज जैसा कोई प्राणी पैदा हो जाएगा। यदि विक्टर ने पहले ही एडोनिस की मानसिकता को नहीं अपनाया होता, तो वह सक्रिय नहीं होता और भविष्य के लिए जटिल योजनाएं नहीं बनाता, न ही वह अधिक चौकस रवैया अपना पाता। विक्टर ने एडोनिस से जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल सीखा वह था शरीर की भाषा को पढ़ना, एक सरल कौशल लेकिन जिसने सब कुछ बदल दिया। विक्टर के अंदर एडोनिस के राजनीतिज्ञ, नेता, इश्कबाज और कामचोर स्वभाव को मिलाकर जो एक योद्धा था, एक वफादार व्यक्ति था, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास थोड़ा धैर्य था और जो कभी पीछे नहीं हटता था, द्वितीय पूर्वज के रूप में जाना जाने वाला प्राणी पैदा हुआ। अधीरता का सामना धैर्य से हुआ, शक्ति का सामना कमजोरी से हुआ, क्षमता का सामना असंभावना वाले से हुआ, अनुभवहीनता का सामना अनुभव से हुआ। और इस विलय के साथ द्वितीय प्रजनक के अस्तित्व में एक संतुलन निर्मित हुआ। इस चर के कारण सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट नामक चर भी समीकरण में शामिल हो गया। देवी पहले से ही विक्टर के बारे में उत्सुक थी क्योंकि वह उसकी दोस्त का बेटा था, लेकिन एडोनिस की मृत्यु और विक्टर के साथ विलय के बाद ही उसकी रुचि अधिक स्पष्ट हुई। बेशक इस तरह से बात करने से ऐसा लगेगा कि विक्टर की सारी उपलब्धियां एडोनिस की बदौलत थीं, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। उनकी मानसिकता पर उनका बहुत प्रभाव था, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, विक्टर विक्टर था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना विकसित हुआ या कितना मजबूत हुआ। उनका मूल वही रहा। एडोनिस के बिना भी विक्टर पहले से ही एक करिश्माई व्यक्ति था। इसका प्रमाण ये था कि वह स्कैथर जैसे व्यक्ति के बहुत करीब हो गया, जिसके साथ तालमेल बिठाना स्वाभाविक रूप से कठिन था। यह पता चला कि उपयोगी चीजें सुखद चीजों में शामिल हो गईं, और अंत में एडोनिस की शर्त सफल रही। शायद बहुत ज्यादा भी। नाइटिंगेल के विनाश का खतरा टल गया क्योंकि लड़कियां पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर ढंग से सुसज्जित थीं। वायलेट ने एक पिलर डेमन को भी हरा दिया। और डायब्लो के दुर्भाग्य से उसके अधीनस्थों ने पैतृक दानव के घर में एक शिकारी को भेज दिया, एक शिकारी जिसने उसके घर पर कब्जा कर लिया और राजा बन गया। मैं समझ गई। अगर यह ऐसा है तो यह ज्यादा समझ में आता है। अब मुझे समझ में आया कि तुमने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली। वायलेट ने आह भरी। अध्याय 815 अतीत की प्रतिध्वनि 3। मैं समझ गई। अगर यह ऐसा है तो यह अधिक समझ में आता है। अब मुझे समझ में आया कि आपने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली। वायलेट ने आह भरी। एक तरह से एडोनिस भी विक्टर जैसा ही था। जब अपने परिवार की देखभाल की बात आती थी, तो वह उनकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, भले ही इसके लिए उसे खुद को बलिदान करना पड़े। क्या विक्टर को इस भविष्य के बारे में पता था? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं? क्या वह भूल गया?
नहीं, मैंने उसे वह याद नहीं दी। ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसे बचपन से तुम्हें पालने की यादें नहीं दी। आखिरकार, वो तुम्हारा पति है। यह अजीब होगा अगर वह तुम्हें अपनी बेटी के रूप में देखे, है ना? विक्टर उसे अपनी बेटी की तरह मान रहा है। इस विचार से वायलेट कांप उठी। रूबी की तरह उसकी भी विभिन्न कामुक प्रवृत्तियां थीं, जिन्हें वह विक्टर के साथ तलाशने में आनंद लेती थी, लेकिन पिता पुत्री का खेल उन कामुक प्रवृत्तियों में शामिल नहीं था। एग्नेस ने पूछा, तुमने इस भविष्य के बारे में बात क्यों नहीं की? क्या इसे टालना आसान नहीं होता? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि डार्लिंग ने मुझे डांटते समय क्या कहा था? वायलेट ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह! एग्नेस ने अपनी आंखें खोली और उसे एहसास हुआ। यदि विक्टर को किसी भयानक भविष्य के दर्शन की स्मृति प्राप्त होती, तो वह उससे बचने के लिए हर संभव प्रयास करता, और परिणामस्वरूप यह उसे उस भविष्य के और भी करीब ले आता। समय के साथ काम करना निराशाजनक रूप से जटिल है। अब मुझे समझ में आया कि उसने मुझे इस क्षमता का उपयोग न करने के बारे में इतनी चेतावनी क्यों दी थी। वायलेट ने आह भरी। यह एक चेतावनी थी जिसे मैंने भी पुष्ट किया था, अदोनिस ने गंभीरता से कहा। समय के साथ खिलवाड़ मत करो। ये क्षमता होने के बावजूद मैंने इसका दुरुपयोग नहीं किया। क्योंकि जितना अधिक आप उस क्षमता का दुरुपयोग करेंगे, इसकी संभावना उतनी ही अधिक है कि ब्रह्मांड आपको बर्बाद करने के तरीके खोज लेगा। वायलेट ने अपने पिता की बात पूरी की। अब मैं समझ गई हूं, इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। भाषा। अदोनिस ने उसे डांटा। हम्फ। वायलेट ने नाक भांज सिकोड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो, आप कह रहे हैं कि आपने विक्टर को ताकत देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया? एग्नेस अचानक बोली। एडोनिस ने एग्नेस की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने ऐसा सिर्फ इसी वजह से नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मेरा एकमात्र विकल्प भी था। मैं मर रहा था, एग्नेस। यह मत भूलो कि मेरे पास जीने के लिए केवल कुछ महीने ही बचे थे, और अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा का क्या होगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्नो कबीले की दो महिलाओं ने परसेफोन को देखा। बिल्कुल, इस वजह से मेरा निर्णय कोई महान बलिदान या ऐसा कुछ नहीं था। ये बस किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय था जिसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। सच तो यह है कि मुझे खुद के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैंने जुआ खेलने का फैसला किया। और ये दांव लगाकर मैं परसेफोन को मेरी आत्मा पाने के आनंद से भी वंचित कर रहा था। इस तरह मैंने एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार दिया। मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, और मैं उस भयानक भविष्य को रोकने के लिए एक नए चर पर दांव लगाऊंगा। और विक्टर की यादों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने वह शर्त जीत ली है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, अदोनिस? परसेफोन ने पूछा। हाँ, अदोनिस ने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया। परसेफोन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, उसे इसकी उम्मीद थी। अगर वह इससे अलग कुछ उम्मीद करती तो यह मूर्खता होती। लेकिन मुझे तो खुद से और भी ज्यादा नफरत हो रही है। एडोनिस की बात सुनकर परसेफोन, एग्नेस और वायलेट ने अपनी भौहें उठाई। मैं खुद से नफरत करता हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं। मैं खुद से नफरत करता हूं क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने कमजोर हूं। और वो अपमान, मैं इसे मरते दम तक अपने साथ रखूंगा। एग्नेस ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। क्या क्या तुमने सोचा कि मैं भूल गया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, एग्नेस? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, तो तुम एक आदमी के गौरव को नहीं जानते। मैं तुमसे नफरत करता था, मैं एफ्रोडाइट से नफरत करता था, और मैं परसेफोन से नफरत करता था। एग्नेस और वायलेट दोनों ही पूरी तरह से हैरान रह गए। स्नो कबीले की उत्तराधिकारी को अपने पिता से ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। और सबसे बढ़कर, मुझे अपने आप से इतनी कमजोरी के लिए नफरत होने लगी। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसा महसूस हुआ जब मैंने विक्टर को देखा, जो 1 साल से भी कम समय से नोबल वैम्पायर नहीं था? उसने एग्नेस का बिना किसी डर के बराबरी से सामना किया। ईर्ष्या, उसने बहुत गंभीरता से कहा। अगर मुझमें वह क्षमता होती, अगर मुझमें शक्ति होती, तो अतीत में चीजें अलग होती। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी जन्मजात समस्या के कारण मैं एक कमजोर शरीर के साथ पैदा हुआ, और एक देवी के साथ सोने से मुझे कुछ अजीब शक्तियां प्राप्त हुई, जिसने मेरी जीवन शक्ति को और भी कम कर दिया।
मेरे शरीर को कभी भी अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला। विडंबना यह है कि मेरी स्थिति भी विक्टर जैसी ही थी। मेरे पास बुद्धि थी, चालाकी थी, लेकिन ताकत नहीं थी। एक दमनकारी और बेजोड़ शक्ति के सामने कोई भी योजना बेकार हो जाती है। अपने सामने मौजूद उदाहरण को देखिए। एक आदमी की वजह से पूरा ग्रीक देवगण घुटनों पर आ गया था। वे सभी बेकार देवता अपने उचित स्थान पर हैं। शायद क्योंकि वह पहले ही मर चुका था, एडोनिस को अब अपनी भावनाओं को दिखावे के पीछे छिपाने की आवश्यकता नहीं दिखी, इसलिए उसने वह सब कुछ बाहर निकाल दिया जो उसने इतने लंबे समय से रोक कर रखा था। किसे इस्तेमाल किया जाना और शक्तिहीन होना पसंद है? किसे शोषित होना पसंद है? किसे पागल महिलाओं के साथ फंसना पसंद है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है और कुछ भी करने में असमर्थ है? वहां कई अजीब प्राणी थे जो इसका आनंद ले सकते थे, लेकिन एडोनिस निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं था। वह एक घमंडी व्यक्ति था जो अपने घमंड को छुपाता था क्योंकि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। अलौकिक दुनिया में कमजोर होना पाप था और एडोनिस को यह बात साफ तौर पर महसूस हुई। आखिरकार वह ग्रीस में पैदा हुआ था, जो ग्रीक देवताओं का निजी खेल का मैदान है। और यह जानने के लिए कि ग्रीस में देवताओं ने मनुष्यों का किस प्रकार शोषण किया, आपको बुद्धिमान इतिहासकार होने की भी आवश्यकता नहीं है। वे वस्तुतः उनके खिलौने थे। और क्या मनुष्य इस बारे में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे कमजोर थे। इस वजह से एडोनिस विक्टर और उसकी क्षमता से ईर्ष्या करता था। मैं समझ गई। वायलट ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर वह बोली, अब मुझे समझ में आया कि मेरे पति का आपके साथ घुलने मिलने के बाद और भी ज्यादा मजबूत होने का जुनून क्यों बढ़ गया, पिताजी। उसे वे भावनाएं विरासत में मिली जो उसके पास पहले से ही थी, लेकिन आपकी बदौलत वह और भी मजबूत हो गई। केवल ताकतवर लोगों को ही बोलने का अधिकार है, मेरी बेटी। यह इस दुनिया की क्रूर सच्चाई है, इसलिए हमें सबसे ताकतवर होना चाहिए। वह जो सबके ऊपर खड़ा है ताकि हमारे संरक्षण में कोई भी पीड़ित न हो। एडोनिस ने विक्टर को देखा और उसके साथ अपने संबंध को महसूस किया। भले ही वह अतीत की प्रतिध्वनि आकाशीय अभिलेखों में एक रिकॉर्ड था, फिर भी वह रिकॉर्ड वर्तमान से जुड़ा हुआ था। इसलिए वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह उस छोटे शरीर में निहित शक्ति को महसूस कर सकता था। एक ऐसी शक्ति जो आसानी से 2 या 3 ग्रहों को ईंधन दे सकती है। द ब्लड ड्रैगन प्रोजेनिटर का ड्रैगन हॉट स्पंदित होता है और अपने आसपास के वातावरण में ऊर्जा भेजता है, जिससे पूरा स्थान जीवन शक्ति से भर जाता है, और यह निष्क्रिय रूप से होता है। अगर एक सामान्य ड्रैगन का दिल पहले से ही शक्तिशाली था, तो उनके पूर्वज के दिल के बारे में क्या? एक विश्व वृक्ष द्वारा पोषित पूर्वज के बारे में क्या? ऊर्जा का स्तर चार्ट से बाहर था। और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वह लगभग इस अवस्था में पहुंच चुका है। अब केवल अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी ही उसे संभाल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए, एडोनिस, एग्नेस ने एक लंबे मौन के बाद कहा। वह अपने पूर्व पति के ईमानदार शब्दों की धार को पचाने में अपना समय ले रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमेशा रिश्ते में मजबूत रही हो, एग्नेस। तुम हमेशा हावी रही हो, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं समझ सकी। और अगर तुमने कोशिश भी की, तो वह सती होगी। आखिरकार मैं जो महसूस करती थी उसे छिपाने में माहिर थी, क्योंकि ईश्वर को खुश करने के लिए यही मेरा एकमात्र बचाव था। एडोनिस ने घृणा के साथ आखिरी शब्द उगल दिए। मैं समझ गई, एग्नेस केवल इतना ही कह सकी। ये कहना झूठ होगा कि जो कुछ उसने सुना उससे उसे दुख नहीं हुआ, लेकिन ये भी झूठ होगा यदि वह ये स्वीकार न करे कि कहीं ना कहीं उसके दिल में यह बात थी जिसकी उसे उम्मीद थी। ऐसा बहुत कम ही होता था, लेकिन समय समय पर एडोनिस की गलतियां होती थी और वह दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाता था। ये बात एग्नेस को अच्छी तरह पता थी, यहाँ तक कि व्लाद की पूर्व पत्नी भी उसके आकर्षण में फंस गई थी और उसके बिस्तर पर आ गई थी। यहाँ तक कि स्नो कबीले की कुछ महिला सदस्य भी, जो एग्नेस के हस्तक्षेप के कारण अब अस्तित्व में नहीं थी, उसके सामने झुक गईं। एडोनिस अपनी भावनाओं को छिपाने में भले ही माहिर था, लेकिन अंततः उसका मन डगमगा जाता था और उसे आराम की जरूरत होती थी। वह कोई रोबोट नहीं था, और कोई कितना सहन कर सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है। एडोनिस के मामले में ये सीमा 200 से 600 वर्ष तक थी।
कभी कभी युग और मुद्दों के आधार पर इससे भी अधिक हो सकती थी। एग्नेस द्वारा दर्ज किए गए कुल 3 मामले हैं। एक गर्वित आदमी, वह झूठ नहीं बोलेगी और न ही कहेगी कि उसने इसके बारे में कभी सोचा था, लेकिन वह हमेशा इसे दरकिनार कर देती थी, ये सोचकर कि उसके पूर्व पति का व्यक्तित्व सामान्य पुरुषों की तुलना में सौम्य था। लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख थी। वह इतना सुंदर, चतुर और इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे नहीं हो सकता था, जिसे देवी देवता भी पसंद करते थे। लगता है मैं प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे उसे तहखाने में बंद कर देना चाहिए था। अगर मुझे ये पता होता तो उसे शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्नेस ने अपने विचारों की श्रृंखला रोकी, अपना सिर इधर उधर हिलाया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह और परसेफोन इतने अलग नहीं थे। उनके बीच सिर्फ उनके तरीकों का फर्क था, लेकिन सार एक ही था। क्या होगा अगर यही स्थिति विक्टर के साथ हुई? उसने इसकी कल्पना करने की कोशिश की, और उसके दिमाग में केवल विक्टर की छवि ही कौन थी, जो उन दोनों को उनकी जगह पर खड़ा कर रहा था। उसके पूर्व पति के विपरीत, वह कमजोर नहीं था। मैं समझ गई। ईर्ष्या से उसका यही मतलब था। एग्नेस को यह एहसास हुआ। यह एहसास कुछ वैसा ही था जैसा परसेफोन को हुआ था। ईमानदारी से कहूं तो वह यहाँ एडोनिस से बात करने आई थी, लेकिन वह बिना किसी उम्मीद के आई थी। आखिरकार सबके दिमाग में वह पहले से ही पूरी स्थिति की खलनायक थी। उसे भी लगा कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए उसने ज्यादा शिकायत नहीं की, लेकिन एडोनिस की ईमानदारी भरी स्वीकारोक्ति ने उसके नजरिए को थोड़ा बदल दिया। मैं समझ गई। परसेफोन ने आह भरी और एफ्रोडाइट की ओर देखा। अचानक एफ्रोडाइट का एक वाक्यांश उसके दिमाग में आया। परसेफोन, तुम्हें और अधिक सुनना सीखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं भी इस सलाह का पालन करने में विफल रहता हूं, लेकिन यदि तुम अधिक सुनोगी तो तुम अधिक समझोगी। ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी यात्राओं के दौरान सीखा है। उस समय परसेफोन ने केवल एफ्रोडाइट का उपहास किया था और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत नहीं थी। अगर उसने एडोनिस से बात करने की कोशिश की होती, अगर उसने अपना अभिशाप हटा लिया होता और बहुत ज्यादा हावी नहीं हुई होती, तो शायद चीजें अलग होती। परसेफोन ने फिर से आह भरी, अदोनिस की ओर देखा और बोली, एडोनिस, नो, चूंकि हाल ही में मेरे जीवन में कुछ घटनाएं घटी हैं, इसलिए मैं हमेशा से आपसे ये कहना चाहता था। मुझे माफ करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। अदोनिस के चेहरे पर सच्चा अविश्वास झलक उठा। मुझे पता है कि यह बात झूठी लग सकती है, लेकिन ये सच है। मुझे अपने किए पर सचमुच पछतावा है। मुझे बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए था और एक वयस्क की तरह चीजों को संभालना चाहिए था। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। ठीक है, अलविदा। और फिर मैं अपनी किस्मत पर चलूंगा। मुझे ऐसा करना चाहिए था। मुझे खुद को अधिक महत्व देना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय मैंने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया और कुछ असंभव करने का प्रयास किया, जिससे आपको इस हद तक चोट पहुंची कि आप एक कोने में धकेल दिए गए। एडोनिस का चेहरा थोड़ा मुड़ गया, लेकिन जल्द ही वह अपनी तटस्थ अवस्था में लौट आया। एडोनिस को लगा कि वह उसके पीछे भागने के लिए माफी मांग रही थी और यह संकेत दे रही थी कि उससे खुद को ज्यादा महत्व देना चाहिए था और उससे बेहतर कुछ ढूंढना चाहिए था। हाँ, वह जानता था कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा ही है, और यह सुनना काफी अप्रिय था। मेरे लिए खुद को मुक्त करने का एकमात्र तरीका तुम्हें वापस जीवन में लाना था, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी आत्मा अब मौजूद नहीं है। इसलिए मैं केवल ये शब्द कह सकता हूं जो शायद असत्य लगे, लेकिन भले ही वे निष्ठाहीन लगे, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। माफी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा, एडोनिस ने तटस्थ भाव से कहा। मुझे पता है। आखिरकार स्थिति उस बिंदु से आगे निकल गई है जहां से वापसी संभव नहीं है। इसलिए किसी का भी सुखद अंत नहीं हो सकता, परसेफोन ने कहा, फिर विक्टर की ओर मुड़ी और बोली, मुझे इस तथ्य के साथ जीना होगा कि मैं अतीत में एक बिगड़ेल और असंवेदनशील महिला थी और इस स्थिति को एक सबक के रूप में लेना होगा ताकि भविष्य में ऐसा न दोहराऊं। तीनों स्नो ने देवी को दूर जाते हुए देखा और उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे। यहां तक कि एडोनिस की भौहें भी गहरी सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा क्यों लगा जैसे उसने उसे छोड़ दिया है? वायलट ने कहा। एग्नेस ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा। हालांकि मैं समझती हूं कि उसका क्या मतलब था।
वह अपने तरीके से काफी अनाड़ी है, वायलेट ने कहा। इस समय एडोनिस को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। बहुत समय बाद पहली बार वो पूरी तरह से अचंभित था। उसने परसेफोन से इस स्तर की परिपक्वता की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में देवताओं को परिपक्वता के साथ जोड़ना बिल्कुल अजीब और अजनबी बात लगती थी। अभी क्या हुआ? एडोनिस वाकई उलझन में था। उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ, लेकिन साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था, और वह इसे स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था। उफ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? मैं तो किसी भी क्षण गायब हो जाऊंगा। वह मन ही मन झल्लाया।